हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बताइए आप सभी कैसे हैं। हेलो चांदनी, हेलो दिव्या। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और बेसिकली आज जो क्लास रहने वाली है आपकी वो इरिगेशन इंजीनियरिंग की रहने वाली है। और इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज मेरा जो पर्पस रहेगा वो यही रहेगा कि हम जो काम करेंगे आज वो कैनाल रेगुलेशंस का तक करेंगे एंड कैनाल हैंडवर्क एंड सीपेज थ्रू तक काम करेंगे। ठीक है, उसको हम पूरा कंप्लीट करके जाएंगे आज। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है होने में भी। तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे पढ़ने में दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी मेरी क्लास में थी यूट्यूब पे, इसी वजह से नहीं हुई थी कि थोड़ा सा खड़े में दिक्कत है अभी। और एक एक घंटे से हो जाता खड़ा नहीं सकता मैं ज्यादा कंटिन्यूसली। तो कोई बात नहीं, हम अभी क्लास को कर लेंगे बैठ के आराम से, बिल्कुल चिल करके। कोई टेंशन नहीं लेने, कोई इरिगेशन को बड़े प्यार से करना है क्योंकि इरिगेशन वाले पार्ट है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो आप आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आपका इरिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आपका थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पर्पस के लिए। क्योंकि एग्जाम में इंटरव्यू से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आपके इरिगेशन के पार्ट से पूछ जाते हैं। यदि आप उसको ढंग से अभी करेंगे तो इरिगेशन वाला जो पार्ट रहेगा वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। उस इरिगेशन में हम आपका प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया, लिखा गया है द स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन हैज अ हायर वाटर एप्लीकेशन यूज एफिशिएंसी। स्प्रिंकलर सिस्टम कोज अ लेस इंटरफेरेंस इन कल्टीवेशन एंड द अदर फार्मिंग ऑपरेशन। देखो, जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक स्प्रिंकलर मशीन होगी, उससे हम पानी को हेड पे लेके जाएंगे और फिर उसको चारों तरफ घुमा देंगे ऐसे। तो क्या होगा, वो चारों तरफ आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यदि ऐसा होगा हायर वाटर एप्लीकेशन यूज एफिशिएंसी होगी, तो उस वाले केस में स्प्रिंकल मेथड में जो डिफरेंट टाइप के लॉसेस आते हैं उनको हम टेक इनटू अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका जो इवैपोरेशन लॉसेस होते हैं वो तो होंगे, इवैपोरेशन लॉसेस तो होने ही, क्योंकि जब आपके विंड से पानी जाएगा तो बहुत सारे इवैपोरेशन लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन वो लॉसेस एज कंपेयर टू द फ्री फ्लडिंग एंड अदर फ्लडिंग कम होंगे। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम को लेस इंटरफेरेंस का कल्टीवेशन। एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं ये इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन बनाएंगे तो देयर इज नॉट ओनली वन स्प्रिंकलर, वहां पे क्या होंगे, वहां पे बहुत सारे सिस्टम ऑफ स्प्रिंकलर होंगे। तो जो हमारे नेटवर्क ऑफ सिस्टम रहेंगे, क्या रहेंगे, नेटवर्क ऑफ सिस्टम रहेंगे, तो वो ये सब क्रिएट करेंगे। तो उसमें से क्या होता है, इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। कल्टीवेशन को टाइम जो कल्टीवेशन को जो क्रिएट करेगा, जो कल्टीवेशन करने के लिए हमारे पास एरिया रहेगा वो कम रहेगा। तो इसमें हम बोलते हैं कि एसएस आपका सही है और रीजन आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, एंड सी इज सपोर्ट दिस क्वेश्चन। अब यहीं पे लगे हाथों हम डिफरेंट टाइप की जो आपका हाइट्स लाइक नेटवर्क सिस्टम हाइड्राम लगे हाथों आपके डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसीज हैं उन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं कई बार। तो एफिशिएंसीज पे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। जब आप डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले जो आपकी एफिशिएंसी होती है जिसको हम बोल देते हैं कि ये आपकी कन्वेंस एफिशिएंसी है। क्या है ये आपकी कन्वेंस एफिशिएंसी। तो उसके बारे में लिख देते हैं। तो देखो, अभी आपकी सबसे याद रहेगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि एक क्वेश्चन अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो ये वाला पार्ट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके चलो अब देखो, फर्स्ट में लिखता हूं यहाँ पे, आप भी साथ बोल रहे हैं जब मैं कन्वेंस एफिशिएंसी की बात करता हूं तो ये क्या होता है, इसको हम ईटा सी से डिवाइड डिनोट करते हैं। ये जो ईटा सी होता है इसका मतलब क्या होगा कि ये आपको होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड इनटू द कैनाल। ठीक है, इसका रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं कि भैया आपका डब्ल्यू एफ बाय डब्ल्यू कैनाल, डब्ल्यू सी बोल सकते हैं इसको, डब्ल्यू सी इनटू 100। ठीक है, आपका ये कैनाल से पानी आता है। सेकंड जो मैं बात करूंगा वो है आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को मैं ईटा ई से नोट करूंगा। वो क्या होगा, उसका मतलब ये होता है कि इस वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, ये होता है। अब ऐसे को तो क्या हो गया, डब्ल्यू, इसको मैं बात करता हूं कि डब्ल्यू रूट जोन में गया तो डब्ल्यू एस बोल सकते हैं इसको, तो इट इज डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एफ 200, ये हो गया। अब एग्जाम में जब यहां से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है इसमें आप कितने टाइप के जो लॉसेस हैं उनको टेकन इनटू अकाउंट करते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यू एफ की वैल्यू डब्ल्यू एस से किस प्रकार बड़ी है, तो डब्ल्यू एस तो रहेगा, साथ में जो आपके रन ऑफ लॉसेस हैं वो भी साथ में टेकन इनटू अकाउंट कर जाएंगे। और दूसरे आपके होते हैं डीएफ, जिसको हम बोलते हैं डीप पर्कुलेशंस। ठीक है, हमने ये आपके जो डीप पर्कुलेशंस के लॉसेस हैं, डीप पर्कुलेशन के लॉसेस हैं उनको भी आपको टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। और ये आपके रन ऑफ के लॉसेस, इट इज ओवर लॉस इन द सरफेस रन ऑफ। रन ऑफ भी कैसा, सरफेस रन ऑफ में आपके लॉसेस। तीसरा मैं बात करूंगा, तीसरे के लिए कम पड़ गई है, दूसरा करते हैं यहाँ पे। तीसरी जो मैं बात करूंगा वो है आपका थर्ड वाला, वो है आपका यूज एफिशिएंसी। इट इज यूज एफिशिएंसी। तो जो हम बात करते हैं कि वो यूज एफिशिएंसी कितना है, वो कितना, उसको हम मैं करूंगा ईटा यू से। क्या, ईटा यू से है। तो ये जो आपका ईटा यू है, ईटा यू को हम कैसे बात करेंगे यूज एफिशिएंसी को, इसमें बात करते हैं कि वाटर यूज्ड बेनिफिशियली, वाटर यूज्ड बेनिफिशियली। नहीं, ये एक चिल की वो दे रहा है कि बड़ी हम यूनिक चिल मार्किंग हम पढ़ रहे हैं, तो वो फ्री दे रहा है एकदम पेज। वाटर यूज्ड बेनिफिशियली एंड वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर वाटर डिलीवर्ड टू, ओके। और इसको हम बोलते हैं कि आपका डब्ल्यू यू बाय डब्ल्यू एफ होगा, दिस डब्ल्यू यू
बाय डब्ल्यू एफ। अब बेनिफिशियल यूज का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ बेनिफिशियल। देखो जब हम बेनिफिशियल की बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इट इज इंक्लूड द लीचिंग रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो इसके ध्यान रखिए इट्स इंक्लूड वाटर रिक्वायर्स फॉर लीचिंग। अभी लीचिंग क्या होता है, लीचिंग तो ये होता है कि आपके पानी के अंदर डिफरेंट टाइप के सोल्ट्स आ गए हैं, क्या गए हैं, जो आपके पानी के अंदर डिफरेंट टाइप के सोल्ट्स आ गए हैं, उन सोल्ट को आपको टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। और यदि आप उनको टेकन इनटू अकाउंट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पानी को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि जो सोल्ट है वो पानी के अंदर घुल जाए और जो आपका ड्रेनेज वाला पार्ट है उस पर जाके मिल जाए। तो हम कह रहे हैं जो इवापो ट्रांसपिरेशन की नीड है वो तो हमें चाहिए, साथ में हमें लीचिंग का पानी भी चाहिए, जिसमें साथ में आप इवापो ट्रांसपिरेशन दे सकते हैं। आगे बात में अब जो आपका फोर्थ वाला पॉइंट है उसमें बोलता हूं वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी। वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी, जो आपका वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी है वो उसको आप बोलेंगे, उसको बोल देते हैं कि भाई वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर रिक्वायर्ड एट फिल्ड कैपेसिटी। मतलब क्या है, देखो जो मैक्सिमम पानी चाहिए होता है किसी भी प्लांट के रूट को, वो फिल्ड कैपेसिटी चाहिए होता है। कहां से होता है, फिल्ड कैपेसिटी चाहिए होता है। अब यदि मुझे पानी फिल्ड कैपेसिटी चाहिए और मैंने वाटर को स्टोर किया रूट जोन में, तो ये जो अवेलेबल मोशन है फॉर प्रायर टू इरिगेशन, वो आपका स्टोर एफिशिएंसी, कि मैं मैक्सिमम कितना फिल्ड कैपेसिटी पानी दे सकता है और कितना आपका स्टोर रूट जोन में। ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या था, यहाँ पे फील्ड में गया था, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वो आपकी वाटर कोर्स की बात चल रही है कि पानी वाटर कोर्स में जा चुका है और कितना रूट जोन में गया और कितना प्लांट को चाहिए मैक्सिमम पानी फॉर द फील्ड कैपेसिटी, वो मैक्सिमम पानी होता है। अब जो फिफ्थ है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। फिफ्थ आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो ये जो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है उसको हम बोलते हैं कि भाई साहब क्या होगा, ये क्या होता है 1 माइनस के एवरेज डेविएशन, 1 माइनस के एवरेज डेविएशन इन डेप्थ स्टोर्ड डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है कि 1 माइनस के वाई बाई डी से जाता है। तो ये जो 1 माइनस के वाई बाई डी है वो यही है कि जो आपका डेविएशन हुआ मीन से वो कितना है, और डिवाइड ये होता है मीन, कि आपका जो मीन वैल्यू है वो कितना है, वहां से क्या कर सकते हैं, वहां से हम आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आगे बात में देखो, ये बात समझ में आ चुकी है। अब क्या होता है कि आपके एग्जाम में केवल पूछा जाता है कि जो आप डिफरेंट टाइप के इरिगेशन करते हैं, मानो कि आपने स्प्रिंकल किया या फिर आपने ड्रिप इरिगेशन किया, उनमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके बारे में देखो जरा, क्योंकि पूछ लिया तो फिर आप बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं था। जो फर्स्ट मैं बात करता हूं वो है आपका स्प्रिंकल इरिगेशन। जब आप स्प्रिंकल इरिगेशन की बात करते हैं तो इसको हम ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं, ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं। पहली बात तो उस बात ये ध्यान रखेंगे कि जब आपका स्प्रिंकल इरिगेशन करना हो तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स ऑफ पाइप एंड पंप्स को यूज करूंगा। ओके, तो ये जो आपका स्प्रिंकल इरिगेशन है ये ओल्ड टाइप की क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, ओल्ड टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए ये आपका बेनिफिशियल। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो आपका जूट है या फिर आपका राइस है उनके लिए ये यूजफुल नहीं है। तो क्या होता है, जो जूट एंड राइस होता है उनमें आपको पानी की डेप्थ ज्यादा चाहिए होती है, तो जिन क्रॉप्स में आपको पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा चाहिए होती है उनके लिए ये आपका बेनिफिशियल नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तीसरी बात, वो बात ध्यान रखनी है आपको कि जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज योर एफिशिएंसी, उसकी जो एफिशिएंसी आती है वो एप्रोक्सीमेटली 80% तक आती है, 80% एफिशिएंसी आती है। तो किस टाइप की सोइल के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हम बोल देते हैं यदि मैं आपको बात करूं कि बेस्ट सोइल किसके लिए होगा, तो यदि आपके पास ऐसे सोइल में सैंडी सोइल भी है, सैंडी भी है, सिल्ट भी है और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्ले भी है, तो उन टाइप के सोइल के लिए ये आपका ज्यादा बेनिफिशियल। मतलब क्या है, यदि आपका सोइल है वो आपका मोर परमेबल हुआ तो सही है, यदि लेस परमेबल हुआ तो सही है, उन वाले केस में ये आपका बेनिफिशियल। अब हम बात करते हैं जो आपका ड्रिप इरिगेशन है। सेकंड में बात करता हूं ड्रिप इरिगेशन को, ड्रिप इरिगेशन जिसको मैं ट्रिकल इरिगेशन भी बोलता हूं। गुड मॉर्निंग। ड्रिप इरिगेशन, तो ये जो आपका ड्रिप इरिगेशन होता है इसको हम किसको बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन वो इरिगेशन होता है, इसको इसका नाम ध्यान रखिए, इट इज आल्सो अ ट्रिकल इरिगेशन, इट इज आल्सो अ ट्रिकल इरिगेशन। अगर यदि आपका ट्रिकल इरिगेशन है तो इसमें जो पानी है वो सिर्फ आप रूट जोन में पहुंचाएंगे, क्या पहुंचाएंगे, पानी को सीधा आप रूट जोन में पहुंचाएंगे। तो इन दिस केस जो आपके डिफरेंट टाइप्स के का जो लॉसेस है वो नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इसमें जो आपका एफिशिएंसी आती है वो आपका 90% से ज्यादा आती है, 90% ज्यादा आती है। तो एग्जाम में यदि आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, दोनों आपके प्रेशराइज होते हैं। मतलब क्या होगा, ये दोनों आपके प्रेशराइज सिस्टम है, द बोथ आर प्रेशराइज सिस्टम। क्या है ये आपके प्रेशराइज सिस्टम, ये बात ध्यान रखिए। ओके, बट क्या होगा कि इनका कॉस्ट होता ज्यादा होता है, कॉस्ट दोनों ज्यादा होता है, बट ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लॉसेस हैं। जैसे क्या है, पानी की क्वांटिटी कम पड़ेगी तो हम लॉस को टेक इनटू अकाउंट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मान लो कि पानी कम, जो पानी की लागत है वो कम लगेगी तो पानी का जो कॉस्ट है वो बच जाएगा। ओके, तो ड्रिप इरिगेशन को आजकल बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि इससे आपका पानी बहुत कम यूज है। जैसे कि जो राजस्थान से है वहां पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है कुछ वाले एरियाज में, तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन को यूज किया जा रहा है। ओके, चलते हैं, ये कुछ बातें थी आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी हो गया है, सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, चलते हैं क्विकली। गवर्नमेंट की बात मत करिए, आपको भी कल उसका पार्ट बनना पड़ेगा राज प्रजापति जी, तो नाले तो भी बोलना पड़ेगा आपको, और नाले तो भी आपको चुप रहना पड़ेगा, तो वो तो है।
चलिए, ड्यूटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज वेरी हाई, लॉसेस आर लीस्ट इन ड्रिप इरिगेशन। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अब तो क्या होता है कि जो ड्यूटी है वो ड्रिप इरिगेशन की वेरी हाई होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ड्यूटी हम बात करते हैं वो ड्यूटी होता क्या एक्चुअली। जब हम ड्यूटी बात करते हैं तो मैं आपको आसान से बताता हूं ड्यूटी मतलब क्या। यदि मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज लूं, क्या करूं मैंने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज लिया और उससे मैंने एरिया को इरिगेट किया, तो मुझे ये चेक करना है कि यदि मैं कंटिन्यूअसली एक बेस पीरियड बी पे कंटिन्यूअसली मैं आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज दे रहा हूं, तो उससे कितना एरिया इरिगेट होगा वो आपका ड्यूटी है। तो ड्यूटी को हम A/Q लिखते हैं। अब क्या होगा, जब मैं ड्रिप इरिगेशन करता हूं तो मेरे पास जो डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं, जैसे कि आपका इवेपोरेशन लॉस हो गया या डीप पर्कुलेशन के लॉसेस हो गए, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो क्या होगा, लॉसेस आपके होते हैं, इवेपोरेशन हो गया या डीप पर्कुलेशन हो गया, ये सब जो लॉसेस होंगे वो आपके बहुत ज्यादा कम होंगे। तो यदि आपके लॉसेस बहुत ज्यादा कम होंगे तो क्या डिस्चार्ज की वैल्यू मेरे पास कम क्वांटिटी में नहीं लगेगी। मानो क्या है कि जो 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज मैंने छोड़ा इससे कैनाल से, वो आपके वाटर कोर्स पे आते आते हो सकता है वो आपका 0.6 ही बचा हो, ठीक है, वो आपका 0.6 ही बचा। अब क्या होगा कि यदि मुझे 0.6 बचा तो मुझे इसे 1 मीटर क्यूब करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि मुझे वाटर कोर्स पे जाने के लिए 1 मीटर क्यूब पर सेकंड 1.6 होना पड़ेगा। तो मुझे पता है 0.6 का जो लॉसेस है वो तो ग्राउंड पे हो चुका होगा आते आते मतलब उसको 1 मीटर क्यूब मिलेगा। लेकिन यदि मैं ड्रिप इरिगेशन करूंगा तो मुझे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज निकलेगा। तो यदि मैं A/1.6 निकालूं या फिर मैं A/1 निकालूं तो मुझे बताओ कि इसमें ज्यादा आएगा या फिर इसमें ज्यादा आएगा। जब ये वाली क्वांटिटी कम तो आपकी ड्यूटी आएगी वो क्या आएगी, ड्यूटी आपकी हाई आएगी। और ड्यूटी हाई इसलिए आती है क्योंकि डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ड्यूटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज वेरी हाई। हां भाई हाई होती है, क्यों होती है, लॉसेस कम होते हैं, तो लॉसेस आर लेस दैन ड्रिप इरिगेशन। दोनों स्टेटमेंट सही है एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज गिव द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी क्यों होगा, ई होगा। अब ऐसे फंसोगे तुम, मैंने आपको कई बार बोला है क्वेश्चन पूछो, आप क्वेश्चन आपको पूछना है, यदि आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आप आपके सेकंड स्टेटमेंट से पूछो कि भाई ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको बता रहा है ड्यूटी में ड्रिप इरिगेशन की वैल्यू बढ़ती क्यों है, क्योंकि लॉसेस कम होते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए दिमाग खराब हो रखा है, दिमाग खराब ना करो भाई। देखो क्या है कि यदि आप ना एक बात सोचो, यदि आप एक बात सोचो और सब चीजों को मिला के देखो तो आप ये एनालिसिस करोगे कि एसएससी है ना, एसएससी इज फार बेटर देन ये आपका फार बेटर है एज कंपेयर्ड टू योर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। क्योंकि क्या है एसएससी हर साल एग्जाम कराता है। यदि आप एक पोस्ट यूटी में बात करो, चाहे वो इस साल आपका डिले हो गया लेकिन जेई के लेवल पे और जेई में ना धांधली कम होती है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है और जब पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है ना तो चाहे आप कितना ही रट के फेंक दो चीजों को, चाहे पेपर लग जाए लेकिन आप खुद पढ़े और उसमें आपकी अच्छे अच्छे लोग जो नहीं पढ़ते हैं उनकी हाथ खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हाँ एटलीस्ट वहां पे वैकेंसीज आती तो है और वो आपको दिखा तो है कि भाई आप वैकेंसी आई, तो इन नेगेटिविटी में पॉसिबिलिटी ढूंढो। चलिए अभी आपका यूपी एग्जाम हो रहा है तो जो पेपर आने वाले उसको कंसंट्रेट करो, क्योंकि यार आप हाथ कब तक लड़ोगे बताओ। चीजों को हम बोल सकते हैं कर सकते हैं पर वो हमें बोलेंगे कि दलाल हो गए हैं, तो फिर क्या फायदा। सही बात, सारा ऑप्शन लिख दो आप। कौन सा ऑप्शन शानी जी, कौन सा ऑप्शन लिखो। देखो ड्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ irrigation capacity of a unit volume of water. What is correct answer? And duty at the head of the distributory will be less than that of the head of the water course and more than at the head of in the head of the canal. ठीक है, मैं लिख देता हूं। ओके चलो आगे क्या बात करते हैं। जब बताओ क्या बात क्वेश्चन जवाब तो पहले आपसे भी। जब मैं ड्यूटी को एक्सप्रेस करता हूं तो irrigation capacity तो यूनिट वॉल्यूम में एक्सप्रेस करता हूं क्या, कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखो जब मैं आपकी ड्यूटी की बात करता हूं तो जब मैं आपकी ड्यूटी की बात करता हूं तो ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी इज हेक्टेयर पर क्यूबिक होती है। तो एक बात बताओ कि जब ये आपका ड्यूटी एक्सप्रेशन ऑफ irrigation capacity ऑफ यूनिट वॉल्यूम में बात की जाती है क्या, ये आपकी यूनिट वॉल्यूम पे बात नहीं की जाती है, ये आपकी यूनिट डिस्चार्ज पे बात की जाती है। इट इज अ यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज। तो जो आपका ए ऑप्शन है, जो आपका एसएसएन है, वो ही गलत हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं ए बी सी एंड डी ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है वो बताता है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर जो है वो आपके ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दूसरा होता है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट जो आर है इज नॉट अंडरस्टैंड द ए। जब हम थर्ड बात करते हैं कहते हैं ए आपका सही है एंड आर आपका गलत है। तो डी होता है आपका कि आपका ए ही गलत है, एसएसएन गलत है और रीजन आपका सही है। ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स एंड मोर देन एट द हेड ऑफ कैनाल। बताइए अब जो क्या होता है जब मैं आपकी ड्यूटी को डिस्क्राइब करूं तो ऐसे मान लो ये आपका वियर था, ठीक है, और इस वियर से आपने पानी को कलेक्ट किया। अब जैसे आप पानी कलेक्ट करते हैं तो पानी जाएगा आपके मेन कैनाल से, पानी आपके मेन कैनाल में चला। जैसे पानी पे मेन कैनाल में जाएगा तो उस पानी को आप डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस पे लेके जाओगे, करोगे डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस हैं उसमें लेके जाओ। मान लो ये आपका मेन कैनाल था, उससे पानी आपका गया ब्रांच में है और उस ब्रांच से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, यदि मैं ऐसे बात करूं डिस्ट्रीब्यूटरी में, और डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी को आप ले गए वाटर कोर्स में, वाटर कोर्स और वाटर कोर्स से आपका पानी गया वो गया आपके फील्ड में, ठीक है। अब तो क्या होगा कि जब मैं आपकी बात करूंगा कि ड्यूटी एट द हैंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी लेस, तो क्या होगा जैसे जैसे आपका ड्यूटी में बात करूंगा तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमें ना मतलब होता है फील्ड से, हमें मतलब होता है फील्ड से। हम ये कहते हैं कि जो ड्यूटी होना चाहिए वो फील्ड पे हाई होना चाहिए, ड्यूटी जो होना चाहिए वो आपका फील्ड पे हाई होना चाहिए, क्यों ऐसा बोलते हैं। और जो आपका मेन कैनाल से पानी आ रहा है उसमें जो ड्यूटी होना चाहिए वो आपका जो आपका मेन कैनाल होना चाहिए वो ड्यूटी आपका लेस होना चाहिए।
ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि देखो जब आप फील्ड की बात करेंगे तो ए बाई क्यू लिखेंगे। अब यदि मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज की बात करूंगा, हम एटलीस्ट चाहते हैं जब हम यूनिट वॉल्यूम पे काम करते हैं, यूनिट डिस्टेंस पे काम करते हैं, तो हम ये चाहते हैं जो पानी यहां से आया, जो पानी आपके यहां से आया, वो पानी ऐसा आए कि जब वो आपके फील्ड पे आए तो कम से कम 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज तो देगी। तो यदि मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज दूंगा तो बीच में डिफरेंट टाइप के लॉसेस होंगे। अब आपको उन लॉसेस को भी टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। यदि आपने उन लॉसेस को टेक इनटू अकाउंट किया तो यहाँ पे जो आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज था वो 1 मीटर क्यूब नहीं रहेगा, वो 1 मीटर क्यूब से ज्यादा रहेगा। यदि आपका डिस्चार्ज रहेगा तो ड्यूटी अपने आप ही कम हो जाए। तो ये होता है फंडा। इसलिए बोलते हैं कि जो वाटर फोर्स होगा या फील्ड पे पानी का जो ड्यूटी रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर या मेन से। आई बस सबको तो आंसर हो जाएगा इसका डी, एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि आपका ऐसा सही है और रीजन गलत है। कोई डाउट है किसी को? तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया जवाब। हाँ रीजन सही है, बिल्कुल सही। चलिए अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड टू द 32 हेक्टेयर फील्ड for a 4 hours. Okay, and soil ploughing after irrigation showed that a 0.3 meter of water had been stored in the root zone. Water application efficiency in this case. बताइए कैसे करेंगे? अब देखो जब हम वाटर एप्लिकेशन एफिशिएंसी को निकालेंगे तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने अच्छे खासे आज जो न्यूमेरिकल सम रखा है इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज हम बात करते हैं वाटर, जब हम वाटर एप्लिकेशन एफिशिएंसी की बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बोल्ड करूं? आप बोलते नहीं, कुछ भी बाद में बोलते हो सर ये तो ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर stored in root zone divided by volume of water supplied to the root zone. ठीक है, water given to the field. अच्छा कितना है? 66% आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो जब मैं आपके बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन कितना है, या तो मैं क्या करूं इन सबको हाइट में कन्वर्ट कर लूं। जैसे ये क्या है कि 10 मीटर क्यूब परसेंट का डिस्चार्ज दिया हुआ है और ये आपका 32 हेक्टेयर पे दिया हुआ है, तो या तो मैं इन दोनों को सबको वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं या मैं 0.3 मीटर को बात करूं कि कितना एरिया है, तो मुझे जो सबसे ज्यादा करंट लग रहा है मुझे लग रहा है कि मैं इनको मीटर में ही कन्वर्ट करूं क्योंकि क्या है इज रेशियो। तो आप या तो मीटर ले लो या वॉल्यूम ले लो, बात एक ही। ओके अब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास ऊपर आएगा 0.3 और नीचे बस क्या आएगा 10 मीटर क्यूब परसेंट का डिस्चार्ज था मेरे पास और मैंने उसको कन्वर्ट किया 4 आवर्स के लिए लगाया तो 60 into 60 कर दिया डिवाइडेड बाय 32 हेक्टेयर है तो 32 into 10 का 4 कर दिया। तो ये और ये गया और आपका ये गया और इससे आपका ये गया, ठीक है। ये तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या बचा, इसको भी काट लो 3 और ये आपका 6 तो 18 1.8 डिवाइड बाय 9 तो कितना है ये यहाँ पे आएगा और 1/3 के करीब आएगा 1/3 एंड दिस इज 66.67%। यदि आप इनटू 100 करेंगे इनटू 100 तो आपका ये है 1/3 क्या आएगा 1/3 नहीं आएगा 10/3 इट इज 1/2/3 इट इज 2/3, ठीक है। 66.67% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको ऐसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था आपको, बस आपको ध्यान रखना है कि आप ना कंफ्यूज ना हो बैठ के कि मैं किसमें करूं किसमें नहीं करूं। जिसमें करंट लग रहा है उसे कर दो और जल्दी निकालने की कोशिश करो बस। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब लिखा हुआ है व्हाट इज द मोइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर evapotranspiration in the root zone of 1 meter depth of soil if a dry weight of a soil is 1.5 ग्राम per cc, filled capacity आपको दी हुई है 30% एंड द परमानेंट melting point आपको दिया हुआ है 10%। बोलिए व्हाट इज आंसर ऑन दिस क्वेश्चन? करिए ना कैलकुलेशन करेंगे, देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जब भी आप कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अपना ग्राफ बना लेंगे। मान लो कि आपका फील्ड कैपेसिटी है और ये आपका फाई है, इट इज अ परमानेंट melting point। जो आपका फील्ड कैपेसिटी आपका परमानेंट melting point है तो लिखा गया इसमें कि व्हाट इज द मोइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर evapotranspiration in the root zone। एक्चुअली क्या है कि आपको ना एक रूट जोन दी हुई है, मान लो आपके सोलर के ग्रेन्स है इसमें रूट जोन में ऐसे 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 ऐसे, और वो जो डेप्थ दी हुई है वो आपको 1 मीटर दी हुई है और इसमें ही आपका रूट बना हुआ है ऐसे, इसमें ही आपका ऐसे रूट बना हुआ है। अब क्या होगा कि रूट जोन में पूरे का पूरे रूट में तो पानी नहीं होगा, अब पानी आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो जो पानी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है उस वाले डेप्थ को हम उसको हम एलिमेंट्स पर कलर करूं इट्स लाइक दैट दिस पानी, तो ये जो आपका डेप्थ है इसको मैं डी डैश मानता हूं। और जब भी हम बात करते हैं कि हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इस डी डैश के लिए कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, इस डी डैश के लिए इसको कैलकुलेशन में लेके आते हैं। क्या सारा क्लियर है? अब देखो मोशन डेप्थ अवेलेबल, मोशन डेप्थ अवेलेबल क्या हो जाएगी गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इनटू द डी इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस के 5। अब क्या करना है, गामा डी आपको दिया हुआ है 1.5, गामा डब्ल्यू आपको पता है 1 होता है ग्राम पर सीसी में वाटर के लिए, डेप्थ आपको दी हुई है 1 मीटर दी हुई है तो इसको कन्वर्ट कर लो एम में, जो आंसर में पूछा गया है। फील्ड कैपेसिटी आपको दी हुई है कितना 0.30 और 5 आपको दिया हुआ है 0.10, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 300। सिंपल था, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि evapotranspiration की नीड कितना पानी चाहिए होता है, तो वो भी आपका जितना मोशन डेप्थ अवेलेबल होगा उतना ही पानी चाहिए होगा। आपकी जो कंसेप्ट यूज होता है जो evapotranspiration में तो क्या है, जो कंसेप्ट यूज में पानी चाहिए होगा वो इतना चाहिए होगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए आपको घूमना नहीं है, बात एक ही है, दोनों बात आपको एक समझना, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि डेफिशिएंसी पानी डेफिशिएंसी कितनी चाहिए आपको, तो क्या होता है पानी डेफिशिएंसी आपको इतना ही चाहिए, इतना हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो रहा क्या? ठीक है, ये सब जो बच्चे यहाँ पे हैं सबके सब वो यूपी वाले हैं ना, यूपी पीएससी वाले हैं क्या? बच्चे कमेंट ऑन नहीं हो रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसके कमेंट हो रहे हैं, उसके नहीं हो रहे, ऐसे कुछ पंगा हो गया है, बच्चे बोल रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, ये बात समझ नहीं, तो मैं देख लेता हूँ। वो तो नहीं, सब तो हो रहा है, सब तो ओके है। क्या चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जवाब देंगे। व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। द मोशन टेंशन फॉर सॉइल इज 8 एटमॉस्फेरिक। यदि आपका सॉइल मोशन की वैल्यू 8 एटमॉस्फेरिक है, देन सॉइल इज दैट। तो ये आपका परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट है, फ्लूइड कैपेसिटी है, ऑप्टिमम मोशन कंटेंट है एंड इक्विवेलेंट मोशन। बोलिए, अब तो क्या होता है? अब तो क्या होगा जब भी मैं आपकी बात करता हूं कि मान लो मेरा फ्लूइड कैपेसिटी है और ये मेरा 5 5 पे क्या होता है? 5 आपका परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। यदि आप उसको पानी भी दोगे और कहोगे कि ले तो खूब पानी पी, लेकिन यदि उसका परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो उसकी रूह निकल चुकी है शरीर से, तो अब उसे पानी पिलाने कोई फायदा नहीं। तो ध्यान सुनेंगे कि जो फील्ड कैपेसिटी होता है उस पे आपका जो हम बात करते हैं कि सोइल मोशन टेंशन की बात करते हैं। इसकी सोइल मोशन टेंशन क्या होता है एक्चुअली पहले ही समझो। सोइल मोशन टेंशन की हम बात करते हैं वो क्या है? बच्चों कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हुआ। जो हम सोइल मोशन टेंशन की बात करते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि जब मैं आपके ये चेक करता है कि मान लो मेरे पास पानी यहाँ पे है और सोइल यहाँ पे, तो जो सोइल है वो कितना प्रेशर लगा रहा है इस पानी को खींचने के लिए, वो आपका सोइल मोशन टेंशन। अब क्या होता है जब आपका पानी फील्ड कैपेसिटी पे होता है तो सारे वोर्ड्स के अंदर पानी है, तो जो इसका सोइल मोशन की वैल्यू होती है वो 1/3 से लेके 1/10 एटमॉस्फेरिक होती है। ठीक है, 10 एटमॉस्फेरिक। ओके, तो क्या हो गया आपको कि 1/3 से 1/10 के बीच में इसका एटमॉस्फेरिक होता है, और ये आपका डिपेंड करता है टाइप ऑफ सोइल पे। जैसे 1/10 आपका जो होता है वो आपका होता है सैंड में, और जो आपका क्ले है वो उसका होता है 1/3। लेकिन जैसे आप परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो आपको समझ में आ चुका है कि अब पानी नहीं है रूट जोन में। जब पानी रहेगा रूट जोन में तो बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन क्रिएट होगा। ये जो सोइल मोशन टेंशन है ये बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। यदि ये सोइल मोशन टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो इन दिस केस जो सोइल मोशन टेंशन वैल्यू होती है वो आपको होता है 7 to 32 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो जब आपका 7 to 32 एटमॉस्फेरिक वैल्यू रहेगी तो उस वाले केस में आपका परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट आ चुका होगा। क्या होगा? वो आपका आ चुका होगा। तो इट इज अ परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आए सभी को? तो इनको भी ध्यान रखिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे भी आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलते हैं, चलिए देखिए को जाने को चलिए। व्हाट इज आंसर दिस क्वेश्चन? मीन वेलोसिटी इन द लेसिस रिजीम एंड द मीन वेलोसिटी इन द लाइन चैनल, नॉर्मल स्कोर डेप्थ इन द एलुवियल चैनल की बात कर रहा है ये। और साथ में आपसे पूछ रहा है कि जो आपका वेक्टर डायमीटर लेसिस रिजीम में वो क्या वैल्यू थी। यहां पे जो एस है वो स्लोप है और जो क्यू है वो आपका डिस्चार्ज। देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे वैसे लेसी के बारे में, इसमें आपको लेसी का फॉर्मूला था, तो लेसी ने एक मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था। वो क्या था? लेसिस ने आपको एक मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था, वो था आपका v इक्वल्स टू 10.8 r की पावर 2/3 एंड s की पावर 1/3। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो मीन वेलोसिटी तो लेसी रिजीम है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो s की पावर 1/3 पे डिपेंड करेगी। तो a का तो 1 होने वाला है, s की पावर 1/3 पे। यहां तो लिख रहा है, ऐसे कैसे हो गया? s की पावर 1/3 माइनस 1/3, s की पावर 1/3 ये हटा दो, हटा दो। 1 2 3 एंड 4। 1 आपका है s की पावर 1/2, ये आपका s की पावर 1/3, ये आपका q की पावर 2/3, ये आपका s की पावर -1/3 और ये आपका q की पावर 1/2। ये ऑप्शन है। तो यदि मैं बात करूं s की पावर 1/3 इसका ऑप्शन है तो a का 2 हो जाएगा। तो यदि मैं बात करूं तो a का 2 हो गया, तो a का 2 होगा तो ऑप्शन आपको हो जाएगा b का 2 या आपका d का 2। अब बात करेंगे कि जब आप मीन वेलोसिटी निकालते हैं लाइन, इसमें लाइन चैनल की कैसी है अनहोनी, कोई कुछ अनहोनी नहीं है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सेकंड आपका मीन वेलोसिटी के बारे में। जब आप मीन वेलोसिटी चेक करते हैं, मीन वेलोसिटी इन ए लाइन चैनल, तो क्या होगा? वो आपका हो जाता है v इक्वल्स टू 1/n r की पावर 2/3 और s की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो मीन वेलोसिटी होगी लाइन चैनल की वो s की पावर 1/2 होगी, s 1/2 होगी तो b का 1 होगा। अब b का 1 किसमें मैच कर रहा है? तो आपका a का तो 2 हो गया और b का 1 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा c। b का 1 हो गया तो आंसर a की मैच कर रहा है इसका, तो c का आंसर होगा। अब बात करेंगे द नॉर्मल स्कोर डेप्थ इन द एलुवियल चैनल। जो आप स्कोर डेप्थ की बात करते हैं, स्कोर डेप्थ की मेथड लिखते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि जो स्कोर डेप्थ होगी एलुवियल चैनल में वो आपकी होगी 1.35 q² डिवाइडेड बाय f की पावर 1/3। जहां जो f है वो आपका सेल्फ फैक्टर है, सेल्फ फैक्टर, और जो q है वो कैपिटल Q by b, जो q है। तो ये समझ में आता है मुझे कि ये जो वैल्यू कह रहा है आपके नॉर्मल स्कोर डेप्थ वो q की पावर 2/3 होगा, तो c का 3 होना।
अब वेटेड पैरामीटर ऐसी थ्योरी के लिए बताता हूं, p इक्वल्स टू 4.75 रूट क्यों होता है, तो क्यों वेट हो गया है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले बेस क्वेश्चन थे, ये फॉर्मूला आपको सही याद होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। In identify the source of the irrigation water has been ion concentration is Na positive, C dye positive, and Mg is 20, 10 and 8 milliequivalent per liter respectively. The sodium evaluation ratio की बात करें। अब जब हम सोडियम एवोल्यूशन रेशियो निकालते हैं, इसको हम SAR बोलते हैं। वो आपका होता है Na पॉजिटिव प्लस के अंडर रूट ऑफ मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव प्लस के C डाई पॉजिटिव का डिवाइड बाय 2। अब Na आपको दिया हुआ है मिलीक्विवेलेंट में 20 दिया हुआ है, एंड दिस इज वैल्यू इज 10 प्लस के 8 डिवाइड बाय 2। यदि आपको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 20/3 आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 6.67। क्वेश्चन मेरा खत्म नहीं होता है यहाँ पे 6.67। मुझे बताओ किस टाइप का ये मैं बात करूंगा, इट इज अ लो सोडियम वाटर या इट इज अ हाई सोडियम वाटर, तो किस टाइप का वाटर है ये, तो उसके लिए एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन समझा दो सर आप, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बोला आपसे बोला गया है कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर हैज बीन आयन कंसंट्रेशन। जब आपके पानी के अंदर डिफरेंट टाइप के आयन कंसंट्रेशन पाई जाती है, वो सोडियम का पाई जाएगी, कैल्शियम का, मैग्नीशियम। तो क्या करते हैं, जैसे यदि मेरे पानी के अंदर डिफरेंट टाइप के सोल्यूबल सॉल्ट्स हों, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और आपके पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, और वो आपके इंजीनियस होते हैं। यदि वो आपको क्या करेंगे, वो आपको हो सकता है कि इंजीनियस करते हैं, तो क्या करते हैं हम डिफरेंट टाइप के जो सोल्ट हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है वो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड 20 एंड 10 एंड 8, ये क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से डिसॉल्व सॉल्ट निकाले और उनकी कंसंट्रेशन निकाले। हम क्या करेंगे, मैं आपका SAR निकाल, ये क्या करता है, ये जो SAR है ये सोडियम वाला पार्ट है। अब यदि आपके पानी के अंदर सोडियम वाला पार्ट रहा तो ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है। यदि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। यदि आपको दिक्कत हुई सोडियम एवोल्यूशन रेशियो की, तो इसकी वैल्यू रहेगी, हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया ऐसे, हमारे पास SAR की वैल्यू 6.67 आ, ये मेरा सोडियम एवोल्यूशन रेशियो की वैल्यू। फिर आपको एक टेबल दी हुई है, ओके, फिर आपको टेबल दी हुई है, उस टेबल से आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है कैलकुलेट, जैसे मैं आपके SAR की वैल्यू को पुट करता हूं, जैसे मेरा 0 to 10 हुआ, या फिर मेरा 10 to 18 हुआ, या फिर मेरा 18 to 26 हुआ, और जो लास्ट है आपका ग्रेटर देन इट इज ग्रेटर देन 26 ये वैल्यू। और यदि आपका 0 to 10 हुआ तो हम बोल देते हैं कि आपका लो सोडियम वाटर है, इट इज लो सोडियम वाटर। तो यदि आपके पानी के अंदर लो सोडियम है तो वो किसी भी टाइप के सोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। उसका आपको 10 to 18 में बात करूंगा तो है आपका मीडियम, इट इज मीडियम सोडियम वाटर। और यदि आपका 18 to 26 है तो उसको हम बोल देते हैं कि आपका हाई हो गया, और ये आपका वेरी हाई। जो जब आपका वेरी हाई हो जाएगा तो आप उसे कहीं भी यूज नहीं कर सकते। इनको नोट करते हैं वो SA1, SA2, SA3 एंड SA4 से नोट करते हैं। यदि आपके पानी के अंदर जो सोडियम एवोल्यूशन रेशियो है उसकी वैल्यू 26 से बड़ी आ जाएगी तो इट इज नॉट यूजफुल फॉर एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप, हम उसको कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे। आगे बात सुनिए सभी को, ये मतलब होता है। तो आंसर होगा बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट। बच्चे डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, अच्छा क्या हो गया इसको, तो जो स्टूडेंट अब ऐसा कैसे केस हो गया, कुछ का आ रहा है कुछ का नहीं आ रहा, ठीक है नहीं समझ आ रहा मुझे, बोला तो मैंने, अब भाई से उठेंगे तो करेंगे। बोलिए व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बिकॉज फॉर इरिगेशन फील्ड हैविंग द फील्ड कैपेसिटी आपको दी हुई है 30%, ये आपको दिया हुआ है 30%, इट इज 30%, एंड द परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, डी बता रहे हैं, डी परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट हम 5 बोलते हैं, वो आपको दिया हुआ है 10%। एंड बोला गया है परमिसिबल डिप्रेशन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, मतलब क्या है कि आप जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट को कम कर सकते हैं इन दिस केसेस वो आपका यहां पे है, एंड वो क्या है, वो आपका 30% है, इट इज अ 40% एक्चुअली, 40% ऑफ 0.30 माइनस 0.10, मतलब क्या है कि आप अपने पानी को जो फील्ड कैपेसिटी का मॉइस्चर कंटेंट है वो इतना कम कर सकते हैं। एंड आपको दिया हुआ वेट ऑफ वाटर दिया हुआ 9.8 एंड वेट ऑफ सोइल आपको दिया हुआ इतना, द फैक्टर इनफ्लो आपको कितना, व्हाट इज द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ द सोइल, ये जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है आपके इस सैंपल की इस ग्लोब की वो कितना, कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला आएंगे डी डैश वाला। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इनटू डी इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस 5। अब जो गामा डी आपको दिया हुआ है ड्राई वेट वो आपको दिया हुआ है 14.70, और ये आपको दिया हुआ है गामा डब्ल्यू वो आपको दिया हुआ है 9.81 इनटू द पर मीटर डेप्थ, पूछा है पर मीटर डेप्थ पे, तो मैं इसको 1000 मान सकता हूं, और उसको भी आपको जो फील्ड कैपेसिटी को रिड्यूस करना है वो तब करना है कि आप 30% रिड्यूस कर चुके हो, मतलब क्या है डिप्रेशन आपका 30% हो चुका है। यदि आपका डिप्रेशन है वो 30% हो चुका है तो 0.30 इट इज 0.40 सॉरी इट इज 0.40 इनटू ये आपका 0.30 माइनस 0.10, ओके ये आपका 0.10। अब यदि आपको ये वैल्यू आ गई तो यहां से आप मुझे डी डैश बता दो कितना है, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे डी डैश को
वो मेरा 120 mm आएगा। फिर वो बोल रहा है कि जो रेनफॉल हो गया है वो 30 mm का रेनफॉल भी हो गया है। अब यदि मेरा 30 mm का रेनफॉल पहले ही हो गया है तो क्या मुझे जो पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कम पड़ेगी, जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ेगी। तो हाँ 119.87 आ रहा है, तो इस अप्रोक्सीमेटली 120 मान सकते हैं हम। तो यदि आपका ये वैल्यू आ रही है तो मुझे कहना पड़ेगा, मुझे यदि चाहिए कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना है, मैं लिखता हूं इफ रिक्वायर्ड द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो कितना हो जाएगी, आपको जाएगी 120 में से आपको 30 माइनस करना पड़ेगा और आपको हो जाएगा वो 90 mm। जैसे कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, तो मैं फिर चलता हूं आगे। डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, भी क्वेश्चन आपसे ऐसे हो जाएगा कि डिप्लेशन कर दिया, यदि डिप्लेशन कर दिया है तो आपको उसके हिसाब से जवाब देना पड़ेगा व्हाट इज कट। एक बार अनस्क्रॉल करके स्क्रॉल कर लो जिन स्टूडेंट के कमेंट नहीं हो रहे हो। बोलिए कोई डाउट है तो चलते हैं, नहीं है डाउट तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जवाब देंगे क्विकली। सर आपको कैसा चल रहा है? अंतर्यामी नहीं हूं मैं, मुझे भी कमेंट सेक्शन पर चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप से। बच्चे पास नंबर भेज दोगे तो बता रहे हैं व्हाट्सएप पे। आई एम नॉट अंतर्यामी। चलो क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द कैनाल वाज डिजाइंड टू सप्लाई द इरिगेशन नीडेड फॉर 1000 हेक्टेयर फॉर लैंड ग्रोइंग राइस ऑफ 140 days बेस पीरियड एंड हैविंग अ डेल्टा इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। If the canal water is used to irrigate the wheat of base period को दिया हुआ है 119 days and having a delta 50 centimeter, the area that can be irrigated। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? डी बता रहे हैं 2210। देखो दो चीजें हैं, आपको एक जो क्रॉप दिया हुआ है वो राइस का क्रॉप दिया हुआ है, एक जो क्रॉप दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है व्हीट का। अब जो राइस का क्रॉप दिया हुआ है वो उसमें आपको एरिया दिया हुआ है, कितना है एरिया आपका? इट इज 1000 हेक्टेयर एंड बेस पीरियड आपको दिया हुआ है 130 एंड डेल्टा को दिया हुआ है 1, इट इज 140। बेस पीरियड आपको हो गया 140 एंड दिस इज 130। ये आपका डेज में दिया हुआ है तो परसेंट में। बात करें वीट का तो वीट में आपको एरिया नहीं दिया हुआ है, आपको बेस पीरियड दिया हुआ है 119 डेज एंड डेल्टा को दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। करना क्या आपको, देखो यदि मुझे इसका एरिया पता है इसका एरिया नहीं पता है तो मुझे एक्चुअलिटी में पहले राइस का डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। राइस का जो डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, जो डिस्चार्ज है कितना पानी कैनाल से गया, अब वो जो कैनाल का पानी होगा उसको मैं कांस्टेंट मानूंगा और यदि मैं इसको Q1 मानता हूं और इसको Q2 मानता हूं तो मैं Q1 बराबर Q2 करूंगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया इरिगेटेड। अब यदि मैं राइस की बात करूं तो राइस में आपका जो ड्यूटी रहेगा, राइस में जो आपका ड्यूटी रहेगा वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मेरा हो जाएगा 864 इनटू बी बाय डेल्टा। अब जो आपको बेस पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 140 और डेल्टा आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर 130। यहां से आपके पास ड्यूटी आ जाएगी, वो ड्यूटी कितना आ रहा है, इट इज 864 0 0 13 और 14, तो ये आ पाएगी 9 13.93 0.05 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ये आएगी वैल्यू। ठीक है मेरे पास ये आ गया। अब जब ड्यूटी आ गया तो ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी आपकी होती है A/Q। अब जो ड्यूटी मेरी वो A/Q होती है तो मुझे आपका एरिया पता है, वो कितना पता है, वो आपका 1000 और जो ड्यूटी है वो पता है वो है आपका 930.5। तो यहां से क्या मैं क्यू नहीं निकाल सकता, मेरे पास क्यू निकल जाएगा। अगर मेरे पास एक बार क्यू आ गया यहां से तो क्यू की वैल्यू मेरे पास 1 से तो बढ़िया एक है, तो इट इज 1.07 की आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मेरे पास यहां से एक बार ये, अब मैं इस क्यू को यूज करके वीट निकालूंगा, इस क्यू को यूज करके मैं वीट कर निकालूंगा कि वीट मेरे पास कितना कैलकुलेशन हो। ठीक है तो यदि मुझे वीट निकालना पड़ेगा मैं यहां पे देता हूं। यदि मैं बात करूं वीट की तो वीट को मैं निकाल सकता हूं, इट इज लाइक दैट कि मुझे क्या पता है कि मुझे d = 864 * b बाय डेल्टा पता है, तो ये मेरा A/Q हो जाएगा, दैट इज 864 * b बाय डेल्टा। तो यहां से मैं अपना e नहीं निकाल सकता, ये निकाल सकता हूं 864 * b * q बाय डेल्टा। b मुझे पता है बेस पे कितना है, वो मेरा 119 है और q कितना है मेरे पास, वो मेरे पास 1.07 है और डेल्टा कितना है, डेल्टा मेरे पास 50 सेंटीमीटर। बताओ यहां से कितना वैल्यू आ रहा है, तो इट इज लाइक 2210 के करीब आएगा, इट इज अ हेक्टेयर वैल्यू। ऐसे निकालना। कोई डाउट है किसी को? सिंपल सा है, बताओ क्या है कि बीट जब ये आपको राइस से बीट पे जाना है तो आपको डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि बिना डिस्चार्ज कांस्टेंट को हम दोनों में कोई भी रिलेशनशिप को नहीं बना सकते, तो ये बात आप ध्यान रखें। यहां से निकाल लेंगे एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट आता नहीं बच्चों क्या हो रहा है आज, जिनका आंसर तो उनकी कमेंट सेक्शन ऑनली नहीं हो रहे, ये भी है। हमें a1 by d1 = 1 by d2 कर सकते हैं, बट आपको d1 निकालना पड़ेगा तो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, जैसे ड्यूटी दिया होता तो कर देते हैं हम ऐसे। करा वैसे मैंने वही है, कुछ और नहीं किया मैंने, वही है भाई। q बराबर क्या हो जाएगा, a by d हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग बोलिए, इफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन अ सर्टेन एरिया इज 70% and the 46% of the cultivable command area of a kharif and rabi respectively remains without water and rest। सर वीट का बता दो सर। देखो क्या है चांदी जी, जो अब आपका डिस्चार्ज आया, डिस्चार्ज कितना आपके पास 1.07 आया, इट इज अ मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज। ये क्या है, यहाँ पर 1.07 आया, किसका है, ये राइस का है। अब इस राइस के डिस्चार्ज को ही मैं अपना कांस्टेंट मानता हूं, क्या कहता हूं, राइस का डिस्चार्ज है उसको ही मैं कांस्टेंट मानता हूं इन द केस ऑफ व्हीट। अब व्हीट में फॉर्मूला सिमिलर लगाएंगे, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं d = 8.64 * b/डेल्टा। इतना लगाते हैं, जो डेल्टा है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक में होगा, इट इज हेक्टेयर पर क्यूबिक।
और जो बी है वो बेस में होगा डेज में, तो जो डेल्टा वो मीटर में होना चाहिए। तो यदि मेरा डेल्टा आपका सेंटीमीटर में तो 864 बी बाय डेल्टा लगा सकते हैं, और जो ड्यूटी होती है वो ए बाय क्यू होती है। अब मुझे ए निकालना है, मेरे पास क्यू तो वही आ गया 1.07 वाला, और कोर्स मुझे दे रखा है, यहां से क्या ए निकाल सकता, ए निकाल सकता हूं। बोलिए अब एक क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आंसर ए दे रहे हैं गलत गलत हम बोल रहे हैं, जो आंसर बी दे रहे हैं वो थोड़े चलाक टाइप लड़के हैं, होता है चलाक टाइप लड़के वो है। बोलिए व्हाट, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो इन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करूंगा, 70% आपको दिया हुआ है कंसीडर कमांड एरिया एंड 40% आपको दिया हुआ है फॉर द रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रिमेंड विदाउट वाटर, ये बोल रहा है कि इतना एरिया आपका बिना पानी के है। यदि आपका इतना एरिया बिना पानी के है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। रेस्ट ऑफ द एरिया गोटा इरिगेटेड। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला यदि मेरे पास जो एरिया है खरीफ में, मैं कहता हूं यहां पे इन खरीफ क्रॉप, इन खरीफ लैंड इरिगेटेड, कितना एरिया आपका इरिगेट होगा, वो क्या होगा, वो आपको जाएगा 30%। एंड द लैंड इरिगेटेड इन रबी, लैंड इरिगेट कितना रहेगा, वो आपका 46%, तो आपका क्या है रिमेन विदाउट वाटर है, तो जो बचा हुआ है कितना है, वो आपका 54%। यदि मैं पूछूं इंटेंसिटी इज समेशन ऑफ रबी एंड खरीफ, तो इंटेंसिटी आपको जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन वो आपको जाएगी द समेशन ऑफ रबी प्लस खरीफ। ठीक है, इसका एवरेज मतलब ले देना, एवरेज ले लो, किसी स्टूडेंट ने एवरेज ले दिया, एवरेज नहीं लेते हैं, 30 प्लस के 54 एंड द आंसर इज 84%। आंसर क्या है, बी एंड बी। ठीक है, एवरेज लेते हैं, सीधा हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन चाहिए। ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो आपका 100% ज्यादा भी हो सकती है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपका 100% ज्यादा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो यदि मैं बात करूं रबी क्रॉप की, मान लो कि मुझे रबी क्रॉप में, यदि मुझे रबी क्रॉप में जो आपका पानी चाहिए, मान लो कि ऐसा चाहिए होता है, 70% चाहिए होता है, 70% ऑफ द एरिया इज इरिगेटेड हो जाता है। तो क्या है कि ये जो आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की बात कर रहे हैं वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि भाई कितना एरिया आपने यूज किया। यदि मैं आपके 70% ऑफ द इरिगेशन वाटर, मान लो क्या है कि कल्चरल कमांड एरिया आपका कुछ आया होगा, उसका 70% में इरिगेशन में यूज कर रहा हूं, तो ये तो उसी रबी क्रॉप के लिए फील्ड में है। रबी क्रॉप के लिए मान लो कि इतना है, खरीफ के लिए इतना, खरीफ के लिए इतनी वैल्यू, रबी के लिए इतनी वैल्यू है। ओके, तो यदि मैं इन दोनों को इंटेंसिटी के साथ देखूं कि पूरे ईयर में खरीफ और रबी को दोनों को मिला के देखूं, तो हो सकता है कि जो आपकी इंटेंसिटी है वो बढ़ी आ जाए। यदि आप इंडिविजुअली बात करोगे तो 1 से कम रहेगी, 100% से कम रहेगी। लेकिन यदि आप कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे खरीफ एंड रबी की, तो वो तो इंडिविजुअली थी अलग अलग, तो हो सकता है किसी 80 हो, किसी 20 हो, किसी 80 हो, किसी 90 हो। तो हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को दोनों साल लेते हैं, पूरे रीजन की, पूरे सेशन की, खरीफ और रबी दोनों को मिला। ठीक है, तो इसका वैसे लेते हैं क्योंकि हमने जो आपका एरिया इरिगेट किया वो तो एक ही था, पर उसको 2 बार मान लिया है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे जवाब दीजिए क्विकली। देखो the gross command area of a distributor is 5000 hectare, 80% of which is considered irrigable. The intensity of irrigation for Rabi is 50% and for Kharif is 30%. The average duty at the head of the distributor is 20 hectare and the Rabi season and 90 hectare is the spring season. The discharge required at the head of distributor from an average demand consideration. बताओ कैसे करेंगे। अब आपको क्या है, आपको ग्रोस कमांड एरिया दिया हुआ है, जीसीए की वैल्यू आपको दी हुई है 5000 हेक्टेयर, और जब आपको कल्चरेबल कमांड एरिया है वो आपको दिया हुआ है 4000 हेक्टेयर, इट इज 4000 हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि भाई क्या है, आप कर सकते हो, यदि इसका 80% आप लोगे तो यदि 5000 है आपका इनटू 80% ले लो, तो कितना क्या आपका 4000 हेक्टेयर। तो अब मैं बात करूं एरिया इरिगेट कितना हुआ। अब एरिया इरिगेट आपने क्या रबी सीजन में, रबी सीजन बात करूंगा तो वो आपका आ रहा है इन द खरीफ द ड्यूटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रबी इज 50% एंड द खरीफ ऑफ अभी आ रहा है 1.33 1.3। ठीक है, अब यदि मैं एरिया इरिगेट की बात करूं तो ये आपका 50% था, तो यदि आपका 50% हुआ तो एरिया कितना हो गया, ये आपका हो गया 4000 इनटू दिस इज द 50%, ये आपका हो गया, सिंपल सी बात है, तो आपका 2000 ही हो गया। तो यदि बात करूं खरीफ की, वो है आपका 30% एंड दिस इज इक्वल टू 1200 हेक्टेयर, ये आपका 1200 हेक्टेयर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो ये, आपको दोनों केस में एरिया दिया हुआ है और आपको साथ में ड्यूटी भी दी हुई है। क्या करनी है आपको ड्यूटी भी दी हुई है। तो यदि मैं आपके एवरेज डिमांड में काम करूं, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम द एवरेज डिमांड कंसीडरेशन, यदि मैं एवरेज डिमांड पे काम करूं तो यदि मेरा जो एरिया छोटा एरिया इरिगेटेड हुआ उस पे मुझे क्या दिया हुआ है, फॉर रबी सीजन आपको दी हुई है, इसमें मैं यहां पे बात लेता हूं। द एवरेज ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी इज 200 हेक्टेयर क्यूबिक एंड फॉर रबी सीजन इज 900 हेक्टेयर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपसे ऐसे पूछ सकता हूं कि डिस्चार्ज को चाहिए, सिंपल सी बात है, तो आपको डिस्चार्ज के लिए क्या चाहिए, d = a by q चाहिए। आपको क्यों चाहिए, तो वो आपको जाएगा a by d, वो आपका a by d हो जाएगा। अब मेरे पास बात ये है कि जो मैं आपका एरिया लूं वो एरिया 1200 हेक्टेयर लूं या फिर मैं आपका 2000 हेक्टेयर या फिर दोनों में अलग निकालूं। तो क्या होता है कि यदि आप दोनों अलग निकालेंगे तो अलग निकाल सकते हैं, एक्चुअली इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि आप इसको निकालो फर्स्ट वाले पे रबी पे निकालो, तो रबी पे आपका जो एरिया है वो 2000 हेक्टेयर है और साथ में आपका जो दिया हुआ है ड्यूटी वो भी 2000 दिया हुआ है, तो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज आ गया। यदि आप निकालोगे तो आपका जाएगा 1200 डिवाइड बाय 900, तो आपका जाएगा 1.33 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो यदि मैं आपके दोनों पे बात करूंगा, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम द एवरेज डिमांड कंसीडरेशन, तो यदि मेरा मुझे पता है कि 1 मीटर 1.33 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज मेरे पास आ रहा है इन दिस रीजन, इन द खरीफ रीजन, तो ये तो रबी के लिए भी बेनिफिशियल होगा।
ओके, तो यदि आप दोनों को अलग निकाल के और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं कि यदि जो डिमांड है वो कम नहीं बढ़नी चाहिए। यदि आपने इसको यूज कर लिया 1% के साथ यूज कर लिया तो इसके लिए पानी कम पड़ जाएगा, इसके लिए पानी कम पड़ जाएगा। इसमें बात करते हैं जो मैक्सिमम आई वैल्यू उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू क्यू1 क्यू2 में से उसको हम टेक इनटू अकाउंट कर लेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। बात में सभी को, तो बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ज्यादा से कम वाले की जो डिमांड होगी, मान लो कि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ना जैसे चांदनी जी हमारे यहाँ पढ़ती है, वो क्या कर रही है, वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। अब उनको नहीं एग्जाम देना है यूपीपीएससी का, यूपीपीएससी जो आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना, जो आपका यूपीपीएससी ए का एग्जाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वो आप सब तय करो। लेकिन जो स्टूडेंट एसएससी कर रहा है और वो इस एग्जाम के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका यदि वो आपको डिमांड है, इसको क्या है, आपसे मैक्सिमम लोड आ रहा है, इस वाले बच्चे मैक्सिमम लोड आ रहा है, तो उसकी यदि जो एग्जाम एसएससी का आएगा तो वो तो फुलफिल हो जाएगा, वो तो फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसे हम बात करते हैं कि यदि आपका जो डिमांड है वो मैक्सिमम लोड यदि आप यहाँ यूपीएससी के लिए लेंगे तो छोटे एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें होती है कि यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं आ जाए। देखो अब अभिषेक सिंह का सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे, यहाँ पर देखो, मेरे पास है ना, मेरे पास एक रबी का सेशन है, ठीक है, मेरे पास एक खरीफ है, और मुझे जब आपके डिस्चार्ज को मान लो सर डिस्चार्ज आया मेरे पास वो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का है, और सर डिस्चार्ज आया मेरे पास, वो मेरे पास आया 1.33 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मुझे बताओ कि यदि मुझे पूरे साल के लिए कैनाल से पानी छोड़ना है, कैनाल से पानी छोड़ना है, तो मैं इसके लिए डिजाइन करूंगा या फिर मैं इसके लिए डिजाइन करूंगा। तो यदि मैं इसके डिजाइन कर दिया तो पानी का खरीफ जो खरीफ रो आप बोगे, क्या उसके लिए ये फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करते हैं, जो कैनाल का डिजाइन करते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज करते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज जो आपका आ रहा है उस पर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम बोल देते हैं कि यदि आपका जो खरीफ का सेशन के लिए फुलफिल हो जाएगी वैल्यू, वो रबी के लिए तो वही हो जाएगी, इसलिए मैं बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, a lift irrigation scheme using a discharge of 96 meter cube per hour is planned to raise a grove with the average D of 0.375 meter. Intensity of irrigation is 60%, assuming the 36 hour of working of the tube well for a year. The cultivable command area की बात कर रहा है आपसे। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो या तो आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, यदि आपके पास एरिया दिया, आपके पास घंटे दिए हुए हैं और साथ में आपको डिस्चार्ज भी दिया हुआ है, तो या तो आप उस तरीके से करो कि ड्यूटी इक्वल्स टू डेल्टा 8.6 लगा दो, डी टू डेल्टा इक्वल्स टू 8.6 बी लगा दो। मैं आपको चाहता हूं कि आप ऐसा ना, आप क्या करो, आप लगाओ अप्लाई ऑफ मास ऑफ कंजर्वेटिव, क्या लगाओ, अप्लाई मास कंजर्वेशन का फॉर्मूला। क्या होता है मास कंजर्वेशन का फॉर्मूला? मास कंजर्वेशन ये बोलता है कि मैं यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, वो ये पूछूं कि आपका कितना एरिया इरिगेट हुआ और कितना डिस्चार्ज आया था, वो दोनों बराबर रखने हैं मुझे। यदि मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास जो एवरेज डेप्थ आई, किसका, जो मेरे पास एवरेज डेल्टा आया वो 0.375 आया, वो कितने का आया, जब आपने जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रखा वो 60% रखा, कितने एरिया का, वो मेरा मालूम, मेरा जो एरिया है वो ए है, और उसको मैं चाहता हूं कि मेरा वैल्यू जो है वो हेक्टेयर में है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इतना वो ये हेक्टेयर, मेरे पास क्या है एरिया, और मेरे पास है डेप्थ, तो मैंने वॉल्यूम को बराबर रख दिया। जो वॉल्यूम है, कितना एरिया का वॉल्यूम मेरे पास इरिगेट हुआ इज इक्वल्स टू कितना पानी आया। तो ये बात ध्यान रखो कि 3600 घंटे का वर्किंग आवर्स था, ठीक है, और जो डिस्चार्ज आपने छोड़ा वो 96 मीटर क्यूब पर आवर से छोड़ा, तो 96 मीटर क्यूब पर आवर से छोड़ा। तो यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो 3600 into 96 डिवाइडेड इक्वल्स टू 0.375 into 0.60 into 10^4। तो यदि आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 153.6 हेक्टेयर इज द एरिया। ओके, देखो जो आप डी टू डेल्टा करते हैं, डी इनटू डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 into बी, वो भी आपके कंजर्वेटिव मास से ही आता है कि भाई आपने कितना ड्यूटी दिया, कितना डेल्टा आपका बना, यदि आपने इतने बेस पे डिस्चार्ज को 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज को दिया, ठीक है। हाँ, यूनिट से कर सकते हैं, यूनिट से कर सकते हैं इसको। तो जो हम डी टू डेल्टा करते हैं वो भी हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा कोई नहीं कि वो आपका अलग से फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आपका ये फॉर्मूला है, उसको भी ऐसे करते हैं क्योंकि अगर उसको कैलकुलेट तब हो जाए। सर बहुत ज्यादा वेरिएशन है इन क्वेश्चन की ऑप्शन और एक्चुअल आंसर। तो 153.6 हेक्टेयर आ रहा है आंसर। अब मैं क्या मानूं, यदि 153.6 हेक्टेयर आ रहा है और इसमें ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया ऑप्शन में, तो जो उसके आसपास की वैल्यू है मुझे उसको लेना पड़ेगा, तो आंसर मैं सी मानूंगा फिर, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, तो मैच करेंगे तो आपके आसपास वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। ये बात समझ सभी को, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, कंसेप्टिव यूज रिफर्स टू द लॉस ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ। जब हम कंसेप्टिव यूज की बात करते हैं तो इसे इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इवेपोरेशन इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द क्रॉप एरिया। बोलिए, डी बता रहे, एक स्टूडेंट जवाब आया बस, दो का। जब आप कंसेप्टिव यूज की बात करते हैं तो कंसेप्टिव यूज क्या होता है, इट इज आवर डिमांड व्हिच इज यूज्ड फॉर द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड
इसकी इवेपोर ट्रांसपिरेशन की जो नीड को फुलफिल करना चाहिए। अभी जो आपका इवेपोर ट्रांसपिरेशन की नीड है वो आपकी किसकी हो सकती है, वो इवेपोरेशन की हो सकती है और ट्रांसपिरेशन की हो सकती है। इनको मेजर करने के लिए हम बेसिकली लाइसिमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लाइसिमीटर इसके अंदर यूज करते हैं फॉर द इवेपोर ट्रांसपिरेशन नीड को फुलफिल करने के लिए। अभी जो इवेपोर ट्रांसपिरेशन नीड है वो कहां से आई होगी? देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो मेरे पास ये प्लांट है, मेरे पास ये प्लांट, तो हम जो आपके इवेपोर ट्रांसपिरेशन की नीड को बात करते हैं तो वहां पे ये होता है कि जो आपका प्लांट है उसके लीव से, उसकी पत्तियों से कितना पानी बाहर निकला, हम उसको देखेंगे। तो दूसरा ये होता है कि जब जो आपका प्लांट लगा हुआ है उसके आसपास की सोइल, उसके सराउंडिंग सोइल से कितना इवेपोरेशन हुआ उसको हम चेक करते हैं, और उन दोनों को मिला के हम इवेपोर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। कभी कभी आपको इवेपोरेशन निकालना पड़ता है इंडिविजुअली भी इवेपोरेशन, तो उसके लिए आप फाइटोमीटर यूज करते हैं। फाइटोमीटर यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब आप कंसेप्ट यूज की बात करते हैं तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन लोसिस फ्रॉम द क्रॉप एरिया, जहां पे आपका प्लांट लगा हुआ है उसके सराउंडिंग से आप इवेपोरेशन एंड द प्लांट की लीव से आप ट्रांसपिरेशन को चेक करते हैं, और दोनों को हम कंबाइनली इवेपोर ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। तो आंसर करेंगे, आंसर डी, एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बात में जिन बच्चों कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है और उनको मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आप है ना अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो आप, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप एकदम बोल देना कहीं भी कमेंट में। बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आके जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जवाब देंगे। हम आ गए वाटर लॉगिंग एट द डिक्लेरेशन ऑफ अ सलाइन सॉइल के क्वेश्चंस पे, और जवाब दीजिए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका अभय पटेल हो गया, या बहुत सारे बीपी है, जो बीयू भाई साहब हैं उनके, और भी हैं। बताइए, द लीचिंग रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर दैट मस्ट बी लीज्ड through a root zone of a plant in order to prevent the soil salinity exceeding the specified level. The concept of leaching requirement can be used to compute the quantity of a dredged water that must be removed from the identified land spread. बोलिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जब भी हम लीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका सलाइन सॉइल है उनको रिक्लेम करते हैं बाय द एडिंग ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर, है ना। अब जो क्या लिखा हुआ है लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात की है, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर दैट इज मस्ट बी लीज्ड थ्रू द रूट जोन ऑफ अ प्लांट in order to prevent the soil salinity exceeding the specified level. अब मान लो क्या कि बहुत ज्यादा जो आपके पानी है उसमें सोल्ट आ रहा है, तो वो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करेंगे तो पानी को खींचने में दिक्कत होगी, प्लांट बड़ी जोर लगाएगा पानी को खींचने में, पानी उसको नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए लीचिंग रिक्वायरमेंट को यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो एसेसन है वो सही लग रहा है मुझे। हम बात करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ लीचिंग रिक्वायरमेंट कैन बी यूज्ड to compute the quantity of drainage water that must be removed from an identified land spread. अब मुझे बताओ, जब मैं आपकी बात करूंगा कि लीचिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीचिंग रिक्वायरमेंट डिफाइंस, यहाँ पे लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात की गई है कि आप रूट जोन से पानी को पास करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंसेप्ट लगाते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट का, वो हम यूज करते हैं टू कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ ड्रेनेज वाटर दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आइडेंटिफाइड लैंड स्प्रेड। तो दोनों से लग रहे हैं मुझे, तो असर्शन और रीजन दोनों से लग रहे हैं। अब मुझे बताओ कि जो असर्शन रीजन है क्या वो असर्शन के बारे में बता रहा है क्या आपको? अब देखो, दोनों में हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट कैसे करें। यदि मैं आपको लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात करूंगा तो हम ऐसा बात करेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ लीचिंग रिक्वायरमेंट कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ ड्रेनेज वाटर दैट बी रिमूव्ड। देखो दीदी, आपके सब सरफेस ड्रेनेज होते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज होते हैं, उसमें आपका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है लीचिंग का कंसेप्ट। जो सब सर्फेस ड्रेनेज होते हैं उनमें आपका ये लीजिंग जो रिक्वायरमेंट है वो भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है लीजिंग रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज अ फ्रिक्शन, यहाँ पे जो बात की गई है वो लीजिंग रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन की बात की गई है, डेफिनेशन की बात की गई है। ये जो डेफिनेशन है आपकी वो क्या है, जबकि जो रीजन है उसमें उसका एप्लीकेशन की बात की गई है, उसकी एप्लीकेशन की बात की गई, इसकी एप्लीकेशन की बात की गई। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये इसके रीजन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। यदि वो बात करता कि रीचिंग को हम इसलिए करते हैं, यहाँ पे आपका उसका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका एप्लीकेशन का मतलब उसका मेथड हो गया, और ये बात हो गई उसकी डेफिनेशन। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसन, तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे, बट आपको थोड़ा सा देखो ए और बी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में बैठ के, ए होगा या बी होगा, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, बहुत से चांस ऐसे होते हैं गलत हो सकते हैं कि मान लो आपने ए लगाया वो बी था और बी लगाया वो ए था, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि आपकी ट्रिक सही होगी तो हो सकता है कि आंसर आपका सही हो जाए। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे जवाब देंगे, द एसिडिक सोइल आर रिक्लेम्ड बाय, यदि आपकी सोइल है वो एसिडिक सोइल है उसको हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। अब देखो, यदि आपका सोइल है वो एसिडिक रहेगा, तो यदि आपको उसको रिक्लेम करना है, क्या करना है, यदि आपको उसको रिक्लेम करना है तो आप उसको कैसे रिक्लेम करेंगे। तो मैं बता चुका हूं कि जो आपके लाइमस्टोन्स होते हैं उनको आप सोइल अबैटमेंट में यूज करते हैं इन द केस ऑफ एसिडिक सोइल। यदि आपका सोइल है वो अल्कलाइन बॉडी है तो उस वाले केस में आप जिप्सम को यूज करेंगे। इन द केस ऑफ, मैं देता हूं, यदि आपका सोइल है वो अल्कलाइन रहेगी तो उस वाले केस में आप जिप्सम को ऐड करते हैं। लीचिंग के लिए यदि आपके पास, यदि आपके सोइल के अंदर बहुत सारे सोल्ट पाए जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा पानी यूज करते हैं मतलब लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए। और फोर्थ आपका होता है प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज, यदि आपका जो वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है तो उस वाले केस में पानी को आप रन ऑफ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट आ जाए।
लीचिंग क्लीन को डिकम्पोजिशन से भी करते हैं क्या? देखो जो आपका डिकम्पोजिशन वाला पार्ट आप बात कर रहे हैं उसको भी हम कई जगह यूज करते हैं। मान लो कि कहीं पे ऐसा होता है कि आपका ना एक्स्ट्रा कि मान लो आपका जो है वो एक्स्ट्रा पानी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, यदि मेरे पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है तो मैं डिकम्पोजिशन कर दूं कि सोल्ट को और कुछ ऐसे मटेरियल्स को ऐड करूं कि वो सोल्ट को एब्सॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन करना। लेकिन यदि मैं लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात करूंगा वो प्लांट रूट पे बात कर रहा हूं, तो हम बेसिकली 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि हम आपके एक्स्ट्रा पानी को यूज करते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है उस पर हम डिस्क्राइब करें, मेरे पास पानी की जो क्वांटिटी है वो है अवेलेबल, तो मैं एक्स्ट्रा पानी को यूज करूंगा और सोल्ट को डिसॉल्व फॉर्म में ले आऊंगा पानी। तो क्या होता है डिकम्पोजिशन इतना बेनिफिशियल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे सोल्ट नहीं आ पाते हैं, फिर भी आपको दोबारा पानी यूज करना पड़ता है, तो फिर भी आपको लीचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो जो भी आप लीचिंग की बात करते हैं वो बेसिकली वाटर से करते हैं। बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? लीचिंग किस सोल के लिए करते हैं? अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे मुझसे तो मैं क्या बताऊंगा, किस टाइप के सोल के लिए यूज करेंगे बताओ, कोई तो बता दो जवाब मुझे। इस क्वेश्चन का एक दिन को जवाब, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। नहीं बच्चों कमेंट तो हो रहे हैं यार, ये कहां गए कमेंट ऑन नहीं हुए। देखो अब यदि आप पूछोगे कि लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए, अब ऐसा ऐसे सोल का नाम बताओ जिसमें बहुत ज्यादा सोल्ट पाए जाते हैं। क्या पता है आपको नाम किस सोल का ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा सोल्ट पाए जाते हैं? नाम बोलो। जैसे मैं आपको बोलूं कि लेटराइट सोल का नाम सुना आपने? लेटराइट सोल का नाम सुना? क्या उसमें सोल्ट पाए जाते हैं? वो अक्षय के कमेंट नहीं हो रहे हैं, हाँ तो भैया सीसी का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगली क्लास मुझे बड़ी करनी पड़ेगी फिर ये बच्चों के कमेंट देखने का। मुझसे बच्चे हो गए ये कमेंट हो नहीं रहे। एडिडेस कोएफिशिएंट अब अगला जो कमेंट होगा स्टार्ट होगा कमेंट सेक्शन वो 8:30 पे होगा। मरी 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 तो क्या होता है एक सोल का नाम होता है सोडिक सोल, नाम सुना आपने सोडिक सोल। ये जो सोडिक सोल के अंदर डिफरेंट टाइप के सोडियम पाए जाते हैं, सोडियम कैल्शियम पाए जाते हैं। ओके तो ये जो सोल होते हैं हम सोडिक सोल बोलते हैं और इसको हम बाय ब्लीचिंग से काम कर देते हैं। ठीक है, जो लेटराइट है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्ले पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो जो लेटराइट है वो एग्जांपल नहीं है आपके एसिडिक सोल का या फिर डिफरेंट टाइप के जो लीचिंग यदि आपके सोल्ट पाए उसका एग्जांपल नहीं है। एक नाम होता है सोडिक सोल, वो आपके एग्जांपल होते हैं। अब अगला जो इवेंट लगा हुआ है 8:30 लगा हुआ है, कैसे करिए फिर? तो क्लास करनी पड़ेगी, वो सो के उठानी होगा भाई साहब हमारा जो करता है इनको। चलो क्वेश्चन करो फिर, मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन आपसे बोला गया एड्रेस कोएफिशिएंट की बात की जा रही है, क्या कही जा रही है? एड्रेस कोएफिशिएंट की बात की जा रही है। एड्रेस कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? मैं से पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रेस कोएफिशिएंट? बोलो क्या आंसर इसका? सी बता रहे। अच्छा तो इज द डेप्थ ऑफ इज डिसाइडेड चॉइस ऑफ द मेथड फॉर ड्रेनेज, डिसाइड द काइंड ऑफ क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन ऑन द लैंड, इज द डेप्थ ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया इन यूनिट टाइम। अब जब मैं आपकी बात करता हूं डेप्थ की, तो ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या होता है एक्चुअली? तो मैं आपको लिखता हूं ड्रेनेज कोएफिशिएंट की डेफिनेशन। ड्रेनेज कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आपका जो पानी है वो कितना रिमूव हुआ इन 24 आवर्स। ओके तो क्या करेंगे, जो मैं बात करूंगा एट लीस्ट वाटर इज रिमूव्ड बाय ड्रेन, तो जब हम बात करते हैं कितना पानी आपका ड्रेन आउट हुआ इन सेंटीमीटर और मीटर, उसको बोलते हैं कि आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट है। और इस ड्रेनेज कोएफिशिएंट की और ये हम जो डिस्क्राइब करते हैं 24 आवर्स में डिस्क्राइब करते हैं, 24 आवर्स में डिस्क्राइब करते हैं। अब जो आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं Q इक्वल्स टू ड्रेनेज कोएफिशिएंट इनटू द स्पेसिंग ऑफ द टाइल ड्रेन्स इनटू द लेंथ ऑफ टाइल ड्रेन्स। तो ये आपका यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज होता है। एक्चुअली ये आपका डेप्थ होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा ड्रेनेज कोएफिशिएंट की वैल्यू है, मान लो मेरा ड्रेनेज कोएफिशिएंट की वैल्यू मेरे पास 4 सेंटीमीटर आई, तो 4 सेंटीमीटर मतलब क्या है? 4 सेंटीमीटर ये है कि 24 आवर्स में 4 सेंटीमीटर जो पानी है वो रिमूव हो चुका है। क्या हो चुका है? 4 सेंटीमीटर जो पानी है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये यूज किया जाता है। तो आज क्या होगा, इट्स द डेप्थ ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया इन यूनिट टाइम। तो आंसर क्या होगा? सी एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बात सभी को, तो यहाँ पे आपका टाइल ड्रेन्स बात की जाती है। टाइल ड्रेन्स होते हैं आपके सब सर्फेस इरिगेशन होते हैं। क्या होते हैं? सब सर्फेस ड्रेन्स के लिए यूज किया जाता है। मान लो आपका जो पानी है वो ग्रेविटी वाटर से फ्लो नहीं हो रहा है, नहीं पास हो रहा है, तो सब सर्फेस इरिगेशन को यूज करेंगे और वहां पे हम टाइल ड्रेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइल ड्रेन्स। उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइल ड्रेन्स जो बनाते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे आपके एग्जाम में आता है स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स। क्या आता है? स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स। तो ये जो आपका स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो आपके ये होते हैं आपके होल, टाइल्स के होल होते हैं। इट इज दैट लाइक। ओके अब मान लो कि आपका जो पानी का फ्लो हो रहा है और ये आपका मान लो ये आपका सोइल सरफेस, इट इज योर सोइल सरफेस। तो अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। अब ये हम इसको बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, या होता है डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन्स। इट इज डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन्स। दूसरा बात करेंगे कि जब आपका पानी इसमें फ्लो कर रहा होगा एट दिस केसेस, तो फ्लो हम ऐसे करवाते हैं, ऐसे ऐसे, हाफ पानी इधर हाफ पानी इधर हाफ पानी। तो हम Q/2 के लिए डिस्क्राइब करते हैं, Q/2 के लिए Q/2 डिस्चार्ज इधर। अब क्या होता है, ये मान लो ये आपका हार्ड स्ट्रेटा, इट इज योर हार्ड स्ट्रेटा।
अब यहां से कुछ डेप्थ को हम कैलकुलेट करते हैं, जहां तक आपका पानी फ्लो हो रहा है उसको हम कैपिटल बी बोलते हैं, उसको स्मॉल बी, और इसके सेंटर से यहां तक जो डेप्थ होती है वो आपकी ए, और यहां से हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिंग बिटवीन द टाइल बेड्स, ये आपको दिख रहा है स्पेसिंग, ये आपका स्पेसिंग होती है, एस इक्वल्स टू 4k बाय क्यू बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि स्पेसिंग होगी क्या वो k के डायरेक्शन होगी, तो हाँ वो k के डायरेक्शन होता है, एंड द स्पेसिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन q, ये भी आप ध्यान रखें फॉर द एग्जांपल। ठीक है, तो जो q है वो क्या है, टोटल डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ ड्रेन डाउन, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आगे क्लास में सभी को चलते नेक्स्ट पे। ड्रेनेज कोएफिशिएंट कौन पूछ रहा है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट दोबारा बता दो, सुनते देखो बीपी भाई साहब सुनो। ड्रेनेज कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि 24 आवर्स में आपके टाइल ड्रेन से कितना पानी पास हुआ, कितना पानी ड्रेन आउट हुआ, उसको हम ड्रेनेज कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जब भी आप पानी की कैलकुलेशन करते हैं तो आप फॉर्मूला लगाते हैं Q = CI है, तो जो CI होता है वो तो एक कोएफिशिएंट होता है कि भाई कितने रेट से पानी बाहर निकल रहा है, तो जो आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट है वो भी ये काम करता है कि कितने पानी की डेप्थ मीटर और सेंटीमीटर में 24 आवर्स के टाइम में टाइल ड्रेन से बाहर निकला, उसको हम बोलते हैं आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट। ऐसा आपको बीपी जी चलते हैं, दोनों वर्ड लेने पड़ना इधर उधर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो स्मॉल क्यू की बात कर रहे हैं वो आपका डिस्चार्ज कोएफिशिएंट नहीं है, जो क्यू हाँ क्यू जो स्मॉल क्यू है वो टोटल डिस्चार्ज है पर यूनिट लेंथ है, वो क्या आपका टोटल डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ का बात करते हैं, तो वो क्या होगा, वो ड्रेनेज कोएफिशिएंट की स्पेसिंग हो जाएगा। बोलिए व्हाट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सी आ रहा है, एक अर्बन एरिया इज लोकेटेड इन द प्लान हैविंग एन एवरेज क्लाइमेट कंडीशन, द इम्पल्स एरिया देयर इज व्हिच ड्रेनेज मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द 3.6 हेक्टेयर एंड डिजाइन आपको दिया इतना, द ड्रेन डिस्चार्ज की बात की। अब क्या है, जब मैं क्यूपी की बात करता हूं कि मेरा क्यूपी कितना होगा, तो आपका सीआई ए फॉर्मूला होता है वो तो ड्रेनेज के लिए, जब भी आपको पानी का टाइल ड्रेनेज होगा या फिर सिंपल ड्रेनेज, देखो अब हम जो हम बात करते हैं, जो स्मॉल की बात करते हैं, ड्रेनेज कोएफिशिएंट की बात करते हैं, वो हम टाइल ड्रेनेज की बात करते हैं, क्योंकि हम जो ड्रेनेज को देख रहे हैं वो आपके सब सरफेस में देख रहे हैं, तो ये जो आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट का कांसेप्ट आता है ये हमारा सब सरफेस में आता है, वो टाइल ड्रेनेज में है। वैसे एक्चुअली हम यूज करते हैं क्यू सीआई यूज करते हैं। मान लो कि यदि मेरे पास एक कैचमेंट एरिया है, वहां से पानी गया, वो पानी पास हुआ तो कितना पानी बाहर निकला, उसको बोलते हैं क्यू सीआई, वहां से सॉल्व कर लेते हैं। और ये भी आपका क्या होता है, आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट होता है, सेम ही है, यदि आप दोनों यूज करेंगे सेम ही है, लेकिन यदि आपको लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो आपको स्मॉल क्यू है या सी की बात की है, सी बात की है, तो फिर वो टाइल ड्रेनेज हो जाएगा। सर डी आंसर होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, डी कैसे हो जाएगा, दैट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल इनटू द टाइल लेटर पर यूनिट टाइम। नहीं यदि आप क्यू बाई टी करेंगे वो कब होता है ड्रेनेज कोएफिशिएंट, क्यू बाई टी इज नॉट ड्रेनेज कोएफिशिएंट, डेप्थ होती है, बता दूं पहले आपको कि ड्रेनेज कोएफिशिएंट होता है वो डेप्थ होती है, डेप्थ तो वाटर डायरेक्टली रिमूव, कि भाई कितने सेंटीमीटर पानी आपने रिमूव किया, वो होता है आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट, ठीक है, ना कि आपका पानी का फ्लो होगा। हम बात करेंगे अर्बन एरिया की बात करें तो क्यू सीआई लगाएंगे। अब आपको दिया हुआ है इट इज इंपरवियस एरिया, यदि आपको इंपरवियस है तो पानी बाहर नहीं निकला होगा, तो यदि इंपरवियस है तो मैं सी वैल्यू 1 मान सकता हूं फॉर द इंपरवियस स्टेटा, फॉर अ इंपरवियस एरिया हम आपके सी वैल्यू मान सकते हैं, तो क्यू इक्वल्स हो जाएगा आई इनटू ए, और आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दी हुई है तो 2 × 10⁻²² सेंटीमीटर दिया हुआ है अपॉन 3600, मैं इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब पर सेकंड में, एंड द एरिया इज 3.6 × 10⁻⁴, क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसमें कोई डाउट है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए और जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, इरिगेशन कैनाल आर कंस्ट्रक्टेड एट अ मैक्सिमम ग्रेड, इट इज एडवांटेजियस टू कमांड एज मच एरिड एंड लैंड एज पॉसिबल। धीरे 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 चलने वाला, कितनी चलेगा, इतना धीरे चल रहा हूं मैं। अच्छा जो मैं बताऊं स्मॉल है वो तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बता ही नहीं रहे, आप ठीक है बोलिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इरिगेशन कैनाल आर कंस्ट्रक्टेड एट अ मैक्सिमम ग्रेड, इट इज एडवांटेजियस टू कमांड एज मच एरिड लैंड पॉसिबल। तो यदि मैं आपको बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कि इरिगेशन कैनाल आर कंस्ट्रक्टेड एट अ मैक्सिमम ग्रेड, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये आपका रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। जबकि हम जो बात करते हैं इट इज एडवांटेजियस टू कमांड एज मच एरिड लैंड एज पॉसिबल, इसी में बात करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो, ऑप्शन तो डी होना है, तो डी आपका आंसर। अब देखो क्या होता है, जब भी आप अपने इरिगेशन कैनाल को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो आपके इरिगेशन कैनाल है उनको आप बनाते हैं, तो क्या होते हैं वो कैनाल्स, वो जो कैनाल्स होते हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं नाइदर फॉर द मैक्सिमम, नाइदर फॉर मैक्सिमम ग्रेड और मिनिमम ग्रेड, हम क्या करते हैं, और मिनिमम ग्रेड। सर गलत क्यों, बताता हूं गलत क्यों, टेंशन काहे ले लो, मैक्सिमम ग्रेड भाई करते हैं, नहीं करते। देखो आप सुनो ध्यान से, आपको रीजन दे रहा हूं ना, रीजन सुनो पहले आप, रीजन क्या है आपका, सर मैक्सिमम ग्रेड ये ही क्या है, ये है क्या, देखो मान लो कि आप सुन तो रहे हो बात, बोले बोले जा रहे हो, बस बोले मौका नहीं दे रहे हो, मैं चुप हो जाता हूं, फिर छोड़ो, जल्दी खराब हो गया वो ज्यादा। अब देखो बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, मैं कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा।
देखो सिंपल से बताता हूं मैं आपको, यदि आपका बहुत ज्यादा, फर्स्ट में बात करता हूं, यदि आपका बहुत ज्यादा स्टीपर स्लोप हुआ, क्या हुआ, बहुत ज्यादा आपका स्टीपर स्लोप हुआ, तो स्टीपर स्लोप में क्या दिक्कत आती है। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ग्रेड हो गया, मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टीपर स्लोप है और आपने पानी को इसमें से फ्लो कराया, पानी को आपने ऐसे फ्लो कराया, तो स्टीपर स्लोप में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, बट अपॉन द ग्रेविटी, तो उससे क्या होगा कि ये आपका जो स्टीपर स्लोप होगा वो आपका इकोनॉमिकल हो जाएगा, इट इज इकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम पानी मिल जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आपका ऐसा फ्लो हो रहा होगा, जब आपका क्या होगा इन दिस केस, जो आपका पानी का हेड होगा वो बहुत कम होगा, पानी का जो हेड रहेगा वो कम रहेगा, पानी का जो हेड रहेगा वो आपका कम रहेगा। अब पानी का हेड कम तो ज्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिला, मैक्सिमम वेलोसिटी मिली आपको, इकोनॉमिकल हुआ, बट आपका जो हेड रहेगा वो आपका बहुत ज्यादा कम रहेगा। यदि आपका जो हेड है वो बहुत ज्यादा कम रहा, यदि आपका जो हेड रहेगा वो कम रहा, तो स्टीपर स्लोप में दिक्कत है। सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड बात करता हूं, यदि आपका फ्लैटर स्लोप हो, मान लो आपका फ्लैटर स्लोप हुआ, अब फ्लैटर स्लोप में मान लो ऐसा होगा, ये आपका स्लोप, मान लो स्लोप है और आपका जो पानी डिस्चार्ज जा रहा है वो ऐसा ऐसा। तो इन दिस केस में आपको समझ में आ रहा होगा, आपको जो हेड मिलेगा पानी का वो ज्यादा मिलेगा, पानी का जो हेड मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस वाले केस में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिलेगी, पानी की वेलोसिटी आपको लो मिलेगी, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो आपका इज नॉट नो इकोनॉमिकल, तो आपका जो चैनल बनेगा वो आपका इकोनॉमिकल नहीं बनेगा। तो ज्यादा स्टीप भी बना सकते और ज्यादा फ्लैट भी बना सकते। यदि आपने स्टीप बनाया तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी पर हेड कम मिलेगा, मुझे हेड भी ज्यादा चाहिए और मुझे वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं हम एक ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें आपको हेड भी ज्यादा मिले और आपको वेलोसिटी ज्यादा मिले, और उन चैनलों को हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, इन द बिटवीन दिस ग्रेड्स, स्टीपर ग्रेड्स एंड द फ्लैटर ग्रेड्स, हम इन दोनों के बिटवीन में ग्रेड को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरे पास हेड बना रहे और मेरे पास साथ में मुझे वेलोसिटी मिलती है, जिसे आप बोलते हैं कि हम मैक्सिमम ग्रेड पे डिजाइन नहीं करते, जितने भी आपके इरिगेशन कैनाल होते हैं वो आपके मैक्सिमम ग्रेड पे डिजाइन नहीं होते। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो गलत है। बात में से देखो, इट इज एडवांटेज टू कमांड्स एज मच एरिड एंड लैंड एज पॉसिबल। तो ये बातें हैं कि जो आपका एरिया है, यदि आप क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कैनाल्स को बना रहे हैं, तो ये होता है कि जितना भी आपका एरिड रीजन है उनको आप कमांड में ले सकते हैं, मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकते हैं फॉर द डिस्चार्ज कैलकुलेशन। तो ये आपका जो रीजन है वो सही है, लेकिन जो आंसर है वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, एंड डी इज आंसर। अब बोलो, इसको डाउट तो पूछ सकते हैं। नाइदर मोर नॉर लेस, तो ये बात है कि हम नाइदर ऑफ दीस रिफर टू स्टीप स्टिप करेंगे ना फ्लैट करेंगे, एक ऐसा कैनाल बनाएंगे जिसमें आपका हेड ज्यादा होगा और वेलोसिटी भी ज्यादा है। फिर से समझा दो, जिंदगी खराब हो गया मेरा बहुत ज्यादा, हर बात के पीछे देखो, सिंपल सी बात है, आपको एक चीज समझनी है, यदि मैं आपको एक आसान भाषा समझाऊं, इतना मजा नहीं आया करने, उसको लेता हूं। देखो स्लोप कौन सा होगा, फिर रिफर कौन करेंगे, जो देखो सिंपल सी बात ही समझो, यदि आपका स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप हुआ, आपने एक बार पढ़ रखा है उसे, तब आपके इतने हालात खराब हो रहे हैं कि समझ लो, ये स्लोप है आपका और एक आपका स्लोप ये वाला है, मान लो कि दिस इज लाइक दैट। अब मुझे बताओ कि यदि मेरे पास ये स्टीप स्लोप है, क्या है ये मेरे पास स्टीप स्लोप है, अब मैंने यहां से क्यू डिस्चार्ज पहुंचा, अब क्यू इक्वल्स टू ए भी होता है, अब जो क्यू होगा वो पड़ेगा मेरा वेलोसिटी, मेरी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम। ओके, अब तो क्या होगा कि ये जो आपका क्यू डिस्चार्ज है, जो आपका क्यू डिस्चार्ज है वो आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको इसमें जो हेड मिलेगा वो कम मिलेगा ना, हेड आपको कम मिलेगा। इस वाले केस में आपको जो हेड रहेगा पानी का, उसको बोलते हैं नॉर्मल टैप, नॉर्मल टैप पानी का रहेगी स्टिप स्लोप में, भाई जो आपका स्टिप स्लोप होता है तो वाई इज लेस देन वाई सी होता है ना, क्रिटिकल टैप की रहेगी। इन दिस केस जो आपका नॉर्मल टैप होता है, नॉर्मल टैप रहेगा, उसमें आपका वाई की वैल्यू वाई से बड़ी रहेगी, तो मतलब क्या है, इसमें आपको जो हेड मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, हेड मिल रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी पानी कम होगी, पानी कम होगी तो वो आपका इकोनॉमिकल नहीं होगा, डिस्चार्ज निकलेगा, डिस्चार्ज कम निकलेगा, और डिस्चार्ज कम निकलता है तो हम मानते हैं कि वो आपका इकोनॉमिकल नहीं है। और यहाँ पे आपका जो हेड है वो मिल रहा है और पानी आपका धीरे मिलेगा, और यहाँ पे आपको पानी बहुत तेज मिल रहा है पर हेड कम है, हेड काफी कम है। हम जो बनाते हैं कैनाल्स वो कांस्टेंट डिस्चार्ज बनाते हैं, जो एक हेड है पानी का वो बना रहे, यदि पानी के हेड में फ्लक्चुएशन होंगे तो कोई भी जो इसके ऊपर हम नेविगेशन कराते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो नेविगेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा पानी में फ्लक्चुएशन होगा तो कैसे चल पाएगा। तो अभी करते हैं जो हेड बनाते हैं वो भी ऐसा बनाएंगे कि आपको क्यों डिस्चार्ज मिलता रहे, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो कम ना हो और साथ में आपका हेड भी बना ले। तो क्या होगा, इस वाले केस में सुपर क्रिटिकल फ्लो होने के चांसेस बन सकते हैं, और सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा उस वाले केस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे पानी के अंदर। तो हम बात करते हैं कि एक ऐसा हेड बनाएंगे, तो हम जो आप ग्रेड को देखते हैं, वो जो ग्रेड होता है, यदि मैं उसको मानता हूं कि मैं मानता हूं कि इट इज स्टैंडर्ड ग्रेड, जो स्टैंडर्ड ग्रेड होगा वो क्या होता है, इट इज बिटवीन स्टीप ग्रेड एंड द नॉर्मल ग्रेड, इन दोनों के बीच में मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि एक ऐसा ग्रेड होगा जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हूं, वो आपका होता है स्टैंडर्ड ग्रेड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे ग्रेड बनाते हैं जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्रेड। आई बात समझ में सभी को, इसलिए मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको मैंने गलत माना है कि रिलेशन कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड, मैं बनाता हूं, ठीक है।
चलो अब आए सभी को रिफ्रेश कर दो एक बार जिनका दिक्कत आ रही है। बात समझ में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो मैं तो आपकी स्क्रीन पे आ गया, जवाब देंगे व्हाट्स ट्रांसपोर्ट दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है दिव्या जी पबजी वाले जी होने के साथ हैं कमेंट वाला फॉर्म। पबजी वाले पबजी वाले ये तो कमेंट कर रहे हैं। स्टार्ट हो गया, वीडियो स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने तो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ जो बच्चे ज्यादा बहुत करते क्लास में उनको सबने भाग कर लिया। ऐसा मैंने कोई भाग नहीं किया भाई, ठीक है, मेरी गलती नहीं है इसमें, ये अपने आप जो होगा भगवान ने आपको दे दिया। इस आदमी को बहुत पसंद कर रहे हैं बच्चे। बात में स्लिप स्लो वाली बात में इसमें कोई डाउट नहीं उसमें, जो कहना है तो कभी होगा। अब जो बच्चे सीबीएसई बात कर रहे हैं, सीबीएस वाली, हाँ जो बच्चे सीपीएच वाली बात कर रहे हैं मैं बता देना चाहता हूँ कि सीपीएच एक अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, यदि मैं आपको मान लो कि आपने हेड ऐसा रखा, यदि आपका हेड होगा तो सीपीएच लोसेस होंगे, स्टार्ट में मिलेगा आपको। यदि आपका हेड आपने ग्रेड को बढ़ा रखा तो सीपीएच लोसेस आपके कम होंगे, वो तो है ही। लेकिन क्या होंगे कि यदि आपकी मैं बात करूं, देखो सिंपल सी बात समझना कि मान लो आपके सीपीएच लोसेस भी बहुत ज्यादा कम होंगे, इन द केस ऑफ स्टिप ग्रेड आपके जो लोसेस होंगे ना वो आपके सीपीएच लोसेस कम होंगे, पानी बहुत जल्दी से निकलेगा। लेकिन हो सकता है कि जो बहुत सारे सेट वाले पार्टिकल्स होंगे ना वो पानी से चले जाए, जो सेटिंग पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे बह के चले जाए। जब आप कैनाल डिजाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम ना रेजिन कैनाल बनाते हैं, रेजिन कैनाल बनाते हैं कि भाई आपकी नॉन सेटिंग नॉन फ्लो होना चाहिए। तो जब आप ऐसा बनाएंगे चैनल, ऐसा बनाएंगे तो बहुत सारा जो सेट होगा ना वो बह के चला जाएगा अंदर पार्ट में। यदि आपका पूरा पूरा जो सेंटर बह जाएगा तो डाउन स्ट्रीम पॉइंट पे जहां पे जो पानी का फ्लो अब है पूरा पूरा हर जगह आपका जो ग्रेड है वो स्टीप रहेगा, कहीं पे आपके जो ट्रांजिशन वहां पे जुड़ा होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए आप चाहते ये हैं कि नॉन सेटिंग एंड नॉन स्कोरिंग चल रहा है सब, नॉन सेटिंग नॉन स्कोरिंग हो तो हम चाहते हैं एक ऐसा स्लो एक ऐसा ग्रेड चाहेंगे जहां पे आपका इन दोनों के बीच में हो, जिससे क्या हो कि हम जो डिफरेंट टाइप के लॉसेस हैं सेटिंग स्कोरिंग हो रही है उनको हम टेक इनटू काउंट कर सकें। अब आप आगे पढ़ोगे दो चीज होती है, एक होता है आपका सेट एक्सट्रैक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं कि भाई जो आपके सेट को लेके चलेगा। ठीक है, तो वो हम कहां पे लगाते हैं, वो आप एग्जाम पूछाते हैं तो हम उनको ऐसे लगाएंगे जिससे हम सेट को कंट्रोल कर सकें। तो यदि आप अपने पूरे पूरे कैनाल को ऐसे बनाएंगे कि मैं अपने सेट एक्सट्रैक्टर को या सेट एक्सप्लोरर को लगा सकूं कि मैं इसको यहां पे लगा रहा हूं, इसको यहां पे लगा रहा हूं, वो कैलकुलेशन करते हैं कि हमें हमेशा जहां पे आपका जो हम बात करते हैं कि जो वीआर का जो मैग्नेटिक सिस्टम है उसके डाउनस्ट्रीम पॉइंट लगाते हैं जहां पे आपके मैक्सिमम सेटिंग के चांसेस होते हैं, तो वहां से निकालने सेट को बाहर वो हम पढ़ेंगे आगे, आप समझ जाओगे। हाँ सेट एक्सप्लोरर सेट आपके एक्सटेंडर थोड़ा क्या समझ आया कहां पे लगाते हैं। चलो अब इस बात क्वेश्चन जवाब दीजिए। Like in order to ensure that the no scoring take place in the bed of channel of a bed slope as दिया हुआ है is constructed on alluvial soil of particle size d centimeter, the flow velocity। चलिए जवाब देंगे व्हाट इज दिस क्वेश्चन। देखो जब भी हम आपके नॉन स्कोरिंग चैनल्स को डिजाइन करते हैं तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं एलुवियल शिल्ड एंट्रेनमेंट मेथड। क्या फॉर्मूला होता है, चलिए बस थोड़ा स्लो लिखना पड़ेगा काफी बड़ा हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका शिल्ड एंट्रेनमेंट थ्योरी पढ़ते हैं। ये जो आपका शिल्ड एंट्रेनमेंट थ्योरी है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो ये डिस्क्राइब करती है कि जो अभी बताती है आपको कि कितना आपका स्मॉलेस्ट साइज का पार्टिकल होना चाहिए जिससे आपका नो स्कोरिंग हो। तो वो ये बताती है आपको कि जो डाया होगा जो उसको बोलते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ बैड मटेरियल इज इक्वल्स टू 10.8 r into s, ये होता है फॉर्मूला। अब जो यहाँ पे डी होगा वो होगा आपका मिनिमम साइज ऑफ बैड मटेरियल, ठीक है, आपका इट इज अ मिनिमम साइज ऑफ बैड मटेरियल जैसा डी इक्वल्स टू 10.8 r से बड़ा होना चाहिए। अब यदि आपको ये है और इसे मैं कैलकुलेट करूं तो मैं इसमें सकता हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जो मैं आपको r चाहूं, r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा d डिवाइड बाय 11 मास कॉमन स्क्वायर इनटू r। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा उसको बोलते हैं स्टिकलर फॉर्मूला। क्या स्टिकलर फॉर्मूला पढ़ा होगा, गुड मॉर्निंग। जो नए बच्चे तो आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, क्या होंगे कुछ लोगों को जैसे आपका अभिजीत हो गया, अक्षय हो गया, बीपी हो गया, इन सबको बीपी हाई हो चुका है, इनके कमेंट ऑन नहीं हो रहे। ये होता है फॉर्मूला फॉर द स्टिकलर फॉर्मूला। जैसे मान लो कि आपको क्या पता है, आपको यदि पार्टिकल साइज बचा हुआ है तो आप 9% निकाल सकते हैं, तो d की पावर 1/6 आपको 24 हो सकता है। अब यदि आपका ये हुआ, यहाँ पे जो d है आपका सेंटीमीटर में, फॉर्मूला v = 1/n, r की पावर 2/3 एंड s की पावर 1/2। तो यहाँ पे जो आपका 1/n है, n की वैल्यू में क्या बोलूंगा, यहाँ पे आप n की वैल्यू को पुट करिए वाला फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला दिखा है ये वाला फॉर्मूला, इसको पुट करिए यहाँ पे, यहाँ पर 24 डिवाइड बाय d की पावर 1/6 इनटू आगे आप ये पुट करिए ये वाला फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर d डिवाइड बाय 11 s की पावर 2/3, यहाँ पर s की पावर 1/2। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला निकल के वो आएगा 4.85 d की पावर 1/2। देखो d की पावर 1/6 है और d की पावर 2/3 है, तो यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको d की पावर इज d की पावर 1/2 इनटू जो आपका s है ये आपका 2/3, इट इज 1/2/3 और ये आपका s ना माइनस 2/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा s की पावर माइनस 1/6। तो जो फॉर्मूला मेरे पास द एंड द फॉर्मूला इज 4.85 d की पावर 1/2 एंड s की पावर माइनस 1/6। ये फॉर्मूला आपका होता है फॉर द कैलकुलेशन। आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा a एंड a इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया है पर कमेंट सेक्शन। पुराने वाले को भूल गए सर, नहीं पुराने वाले को नहीं भूले यार, ऐसा कैसे हो जाए।
चलिए बात में देखो डाउट पूछ सकते हैं, चलता हूं आगे से। क्वेश्चन में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे बोला गया है द फॉलोइंग कैरेट डायग्राम्स फॉर डिजाइन ऑफ द इरिगेशन कैनाल इज बेस्ड ऑन। सर बट क्वेश्चंस में सेंटीमीटर क्यों बोला? नहीं देखो, ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जो फॉर्मूला है, स्टिकलर फॉर्मूला जो मैं बात करता हूँ, ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, इसमें जो डी की वैल्यू आप मान लो आप पुट भी करो, उसमें पुट करो तो 4.85 इट इज डी की वैल्यू वो एम में पुट करनी पड़ेगी। इट इज डी है ना, ये इसका वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपका सेंटीमीटर, इफ द एल्वेस और पार्टिकल साइज डी सेंटीमीटर में। एक बार कंफर्म करना कि यहाँ पे जो डी होता है वो आपका सेंटीमीटर में होता है या फिर एम में होता है। जो आप स्टिकलर फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे जो एन होता है वो आपका सेंटीमीटर में होगा या फिर एम में होता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि एम में होता है, इट्स वैल्यू इज एम एम। यदि एम में हुआ तो मुझे उसमें सेंटीमीटर में है, तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी फिर 48.5। The Jackson Sports Club was 16. The flow velocity should be restricted to डी वैल्यू हमें होती है यहाँ पे मीटर में, नहीं मीटर नहीं होता है, कम मीटर में कहां से जाएगी? मीटर बड़ा कितना बड़ा मीटर हो जाएगा? एक बार कंफर्म करो कि ये जो डी है वो आपका एमएम होता है। एक्चुअली इट इज डी इज एमएम, तो फिर तो आपका जो फॉर्मूला है वो अलग हो जाएगा। इस मीटर और एमएम विक्रम निराला मीटर में होता है, नहीं मीटर में होगा तो फिर तो कैलकुलेशन और आएगी। यदि आपका मीटर में हुआ तो 0.048 आएगा तो इस मीटर। चलो आप देख बता मुझे, अभी कंफ्यूज मत कर लो आप सब। होता है मुझे तो एमएम में पढ़ा मैंने, एमएम में होता है डी को 1/6 एमएम मीटर में। देखो मीटर में फॉर्मूला हुआ तो फिर जो आप पार्टिकल साइज यूज कर रहे हैं वो सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, और सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो मीटर में आपकी वैल्यू, तो मीटर में आपकी वैल्यू 4.85 आ रही है, मीटर की वैल्यू है वो 4.85 आ रही है, तो फिर तो वैल्यू आपकी वो कम आएगी स्टिकलर फॉर्मूला के हिसाब से 4.85 डी 1/6। तो दोस्तों क्वेश्चन में मीटर में नहीं होता है, मीटर में कैसे हो जाएगा अपना सोचो, मीटर में से होगा नहीं। अच्छा मीटर से आराम से बोलो से नहीं आ रहा। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। In order to ensure that no scoring take place in the bad channels, bad flow आपको दिया हुआ है, consider the average particle size d in centimeter, the flow velocity should be restricted। क्वेश्चन ठीक है, और r equals to d by 11 जाएगा, यहाँ पे d मान लो कुछ भी हुआ, r की वैल्यू r की वैल्यू कुछ नहीं होगी, ये रेशियो है, ये भी रेशियो है, r equals to y by 2 होगा, तो ये हो सकता है आपका किसी में रखा गया हो। मान लो मैं इसको रख दिया सेंटीमीटर में, यदि मेरा d सेंटीमीटर में आ रहा है तो मेरा r सेंटीमीटर में होगा, r मेरा सेंटीमीटर में होगा। चलो ये बात तो खत्म हो गई। ये जो स्टिकलर फॉर्मूला है उसमें d का 1/6 होता है 24, ये जो d होता है मुझे लगता है m में होता है। यदि m में हुआ तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू 0.1 भी करना पड़ेगा साथ में, इनटू 0.1 भी करना पड़ेगा। यदि 0.1 करूंगा तो 0.48 हो जाएगा, फिर तो 0.48 तो मैच कर रहा है। ओके, तो यदि सेंटीमीटर पूछा है तो फिर इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा सेंटीमीटर पूछा है उसने तो फिर डी होगा, डी होगा फिर आंसर। एमएम में होता है, यदि एमएम में होगा तो एमएम में दिया हुआ नहीं, आपने सेंटीमीटर में माना है, तो यदि आप एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो फिर आंसर डी नहीं होगा, 0.4 आपका 4.85 आ रहा है, आपका 0.48 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, सोचो सेंटीमीटर दिया हुआ है उसमें, सेंटीमीटर। आगे समझ से लिखो, अनामिका सही बोल रही है पहले भी। बोलो अनुज पाल जल्दी, टाइम तो बहुत है, बस जल्दी बोलो। 2 घंटे किस क्वेश्चन में बताओ। यदि मीटर में होता, नहीं मीटर में, यदि मीटर में नहीं होती वैल्यू, यदि आपके मीटर में होता तो वैल्यू मीटर में होता है, फिर सेंटीमीटर में होता तो वैल्यू आपकी फिर ये होती। एक्चुअली जो ये होता है ना, बोल रहे बच्चे, डी की पावर 2 है सर, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डी आंसर मैच नहीं करेगा। ओके हाँ ये बात भी है, डी की पावर 1/2 भी है। समझ गया क्वेश्चन, डी के अंदर लेना पड़ेगा इसको 0.1 को, ये बात सही कह रहा है। यूनिट को कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 बहुत कम वैल्यू हो जाएगी। चलो मैं देखता हूं इसको, वैल्यू मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या डी सेंटीमीटर कैसे पूछ लिया उसने। एक्चुअली जो होता है एमएम में होती है वैल्यू, अब यदि एमएम में वैल्यू दी हुई तो इसको एमएम मान सकते हैं, डी वैल्यू आपको एमएम में दी होगी, यदि एमएम वैल्यू दी होगी तो फिर फॉर्मूला ये होगा। यदि तो ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए, यदि आपके फॉर्मूले में ये आपका पार्टिकल साइज जो डी है, यदि ये वैल्यू एमएम में रहेगा तब आपका फॉर्मूला 4.85 होगा। यदि कुछ और हुआ फिर आपकी वैल्यू होगी वो मैच नहीं करेगी किसी भी केस में। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा, मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, सेंटीमीटर पूछ लिया उसने, एक्चुअली एमएम में होती है वैल्यू। ओके चलो कोई बात नहीं, मान लो इसे जल्दी क्लिक करिए। लेट द फॉलोइंग कैरेट डायग्राम फॉर डिजाइन द इरिगेशन चैनल इज बेस्ड ऑन। द कैरेट डायग्राम ऑफ डिजाइन ऑफ इरिगेशन चैनल, देखो जो दी है तो एम में मैच करेगा, एम में मैच करेगा। यदि मैं जो स्टिकलर फॉर्मूला है उसमें मैं जो मैं डी 1/6 कर रहा हूं डिवाइड बाय कर रहा हूं 24, यदि मैं इसको एम में लेता हूं, यदि मैं इसको एम में लेता हूं तो एम में मैच कर जाएगा। जो मैं डी है वो आपका 11 से बड़ा है और मैं ये भी एम में लेता हूं, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, दोनों यूनिट सेम हुई तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। करिए अब बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या आंसर इसका? अब क्या होता है हम कैरेट डायग्राम यूज करते हैं, जो कैरेट डायग्राम यूज करते हैं वो कैरेटिक थ्योरी के अंदर यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन द कैरेटिक थ्योरी एंड द कटर्स फॉर्मूला इज यूज्ड ऑन दिस केसेस। अगर कहते हैं कटर्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो 1 and 3 आर करेक्ट।
माइनस थ्री कैरेट का आंसर हो जाएगा ए। जो क्या होता है, जो आपका कैरेट डायग्राम्स है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कैनाल डिजाइन पैरामीटर्स का। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लिख देता हूं यहां पे, ठीक है आपका, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनाल, ठीक है। और जो कटर्स इक्वेशन है, तो यदि आपको बात कर रहा है कि ये आपका कटर्स फॉर्मूला है, जो कटर्स फॉर्मूला है वो आपको स्पेसिफाइड करता है टू सेव द टाइम एंड अवॉइड द रिपीटेटिव एनोमस कैलकुलेशन। तो क्या होती है, यदि आप कैंडिडेट जो यूज कर रहे हैं तो इसमें आपकी डिफरेंट टाइम कैलकुलेशन होती है। तो कटर्स इक्वेशन है वो आपको जो आपका टाइम है उसको सेव करती है, सेव टाइम एंड अवॉइड रिपीटेटिव एनोमस कैलकुलेशन, ठीक है। उसको यूज किया तो मान मान करेक्ट एंड ए स्टैंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं बट हमारा टाइम बढ़ा देते हैं एग्जाम में, आगे आपको लगता है तो और बढ़ जाएगा। बोलिए व्हाट इज फॉर दिस क्वेश्चन, मोडल लिमिट ऑफ कैनाल आउटलेट इज द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पे आपको मॉडल आउटलेट लिमिट की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके मॉडल आउटलेट होते हैं या मॉडल कैनाल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कैनाल्स होते हैं उनको हम मॉडल कैनाल बोलते हैं। बोलिए, देखो अब मैं से बात करूंगा इन दिस क्वेश्चन, द मॉडल लिमिट ऑफ कैनाल इज आउटलेट द रेशियो ऑफ, सी बता रहे हैं वाटर डेप्थ अबव द क्रस्ट ऑन द डाउनस्ट्रीम टू द आउटलेट। पहले हम मॉडल आउटलेट की बात करते हैं क्या होते हैं। देखो जब आप क्लास ऑफ आउटलेट करते हैं, दो कैनाल आउटलेट क्या होते हैं, कैनाल आउटलेट डिवाइस होती है व्हिच इज वाटर इज रिलीज फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल इनटू द वाटर कोर्स। अब क्या होता है कि आपका कैनाल आउटलेट है वो ये डिसाइड करता है कि जो आपका पानी आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल से, वो आपका मान लो क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल से जो पानी आपके वाटर कोर्स में जाता है, उसको कोर्स में जाने का जो तरीका है उसको हम आउटलेट बोलते हैं। अब ये आउटलेट भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, नॉन मॉडल आउटलेट होते हैं, सेमी मॉडल होते हैं और आपके मॉडल आउटलेट होते हैं। अभी क्या होते हैं वो पढ़ो ध्यान से, तो ध्यान से सीख लो क्या होते हैं। देखो नॉन मॉडल आउटलेट की बात करता हूं, जब मैं आपके नॉन मॉडल आउटलेट की बात करता हूं, तो ये आउटलेट वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं फंक्शन ऑफ वाटर लेवल एट द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल एंड द वाटर कोर्स। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इन दिस केस में देखो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है और ये आपका वाटर कोर्स, और बीच में आपने एक हेड बनाया पानी को फ्लो कराने के लिए, पानी आपका ये आपका हेड से आप पानी को फ्लो करा सकते हैं। यदि आपका पानी का फ्लो हो रहा है तो टाइप ऑफ आउटलेट में यदि मैं नॉन मॉडल की बात करूंगा, तो नॉन मॉडल क्या करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, इसके हेड पे भी और इसके हेड पे डिपेंड करता है। उनको हम नॉन मॉडल आउटलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मॉडल आउटलेट। जूम करो उसे, देख लो और देखो, ओके। तो क्या हो गया, आपका नॉन मॉडल आउटलेट हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल हो गए और ये आपकी यहाँ पे वाटर कोर्स, ये दोनों डिपेंड करता है। आई बात में सभी को। अब दूसरी हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, जो मैं बात में बताता हूं आपको, वो आपका सेमी मॉडल आउटलेट। जो आपके सेमी मॉडल आउटलेट होते हैं, आउटलेट का यूज इसलिए करते हैं, ये पूछ रहे हैं गेट डायग्राम बता दो, होता है इस पर आता है क्वेश्चन। तो गेट डायग्राम जो होते हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैं आपको गेट डायग्राम बताऊं एक बार। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो कैलकुलेशन है, मतलब मैंने जो कोएफिशिएंट्स है और जो वेलोसिटी है उसके बीच में हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनाते हैं और चेक करते हैं कि इस वेलोसिटी के लिए कितना कोएफिशिएंट होगा, तो इतना डायग्राम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू, v की वैल्यू और y की वैल्यू का ग्राफ होता है गेट डायग्राम, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपका गैप ये रहा तो इसका वेलोसिटी ये रहेगा और इतने मैंने कोएफिशिएंट को आपको टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। अब देखो आउटलेट जो यूज करते हैं, आउटलेट इसे यूज करते हैं फॉर द डिस्चार्ज के लिए। मान लो क्या है कि आपका एक बड़ा कैनाल है, मान लो आपका एक होता है पेरेंट कैनाल है। देखो मैं पहले दिखाता हूं, इसे छोड़ो आप, यहां नहीं है अभी, एक मिनट रुको। यहां देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, ये आपका पेरेंट पेरेंट चैम्बर ही वाला है, ठीक है, जिसमें आपका जो पानी है वो पास कर रहा है, ये पेरेंट चैनल है। अब क्या किया आपने, आपने इस पेरेंट चैनल से पानी को पास कराया होगा। अभी क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हेड रेगुलेटर्स हो गया। अब पानी को आप इस बहुत सारे पानी को आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कुछ क्लोज रेगुलेटर लगाए होंगे, कुछ आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हेड रेगुलेटर लगाया। तो पानी, जब आप पानी को एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप के आउटलेट की यूज करते हैं। फॉर मान लो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, अब इससे जो पानी है वो आप चाहते हैं वो वाटर कोर्स में जाए, तो आप बीच में कोई एक रेगुलेटर लगा देंगे जिससे क्या होगा, पानी पास हो जाए। तो वो जो रेगुलेटर हम लगाते हैं बिटवीन दैम को हम आउटलेट बोलते हैं, कि वो आपके आउटलेट है पानी का फ्लो करने का तरीका, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूटर से वाटर वाटर कोर्स में पानी जा रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूटर से वाटर कोर्स में पानी का जाने का तरीका है, उसको हम रिफ्रेश कर लेना। देखो अब क्या है, जो सेमी मॉडल आउटलेट होते हैं, मतलब ये होता है डिस्चार्ज थ्रू दिस आउटलेट डिपेंड्स ऑन द वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। मतलब क्या, मान लो आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है, इस पे तो जो आपका वाटर लेवल है इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आपने इसको रेगुलेशन करने के लिए सिर्फ वाटर कोर्स में पानी को भेजा,
देखो ओके, एक बार चेक कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट, प्लीज चेक इट। ठीक चल रहा है सभी का? वाटर कोर्स क्या होता है? वाटर कोर्स की मैं बात करता हूं तो वाटर कोर्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो इट इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ कि पानी कहां बह रहा है। जैसे रिवर में पानी पास करता है उसको वाटर कोर्स बोलते हैं, जो रिवर में आपका पानी बह रहा होता है उसको वाटर कोर्स बोलते हैं हम। ठीक है, ये आपका वाटर कोर्स होता है। मतलब क्या है कि वो लास्ट वाला पॉइंट जहां से आप पानी को यूज कर पाते हैं वो ही आपका वाटर कोर्स होता है। तो मोडल आउटलेट कौन से होते हैं? मोडल आउटलेट वो आउटलेट होते हैं डिस्चार्ज थ्रू मोडल आउटलेट जिन पे इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। क्या होंगे? जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है इट इज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल एंड द वाटर कोर्स। उन दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है आपका मोडल आउटलेट विद रीजनेबल वर्किंग लिमिट। दिस टाइप ऑफ आउटलेट मे बी और मे नॉट बी इक्विप्ड विद द मूविंग पार्ट्स। ठीक है, तो वो आउटलेट होते हैं, मोडल आउटलेट वो आउटलेट होते हैं जो आपके वाटर कोर्स पे और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिंग के आउटलेट दोनों पे से किसी पे डिपेंड नहीं करते। समझ नहीं आ रहा किसी का भी? मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ तो आ रहे कमेंट, क्यों सर? नहीं आ रही, देखा तो भैया। कैसे कैसे? चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी दिक्कत आ रही है, कुछ फ्यू सेकंड्स तो दिक्कत रहा है। मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ कमेंट आ रहे हैं, यहाँ कमेंट आ रहे हैं, वहाँ कमेंट नहीं आ रहे हैं, जिसमें मैं देखा हूँ उस सिस्टम में। तो ठीक करवाता हूँ पहले मैं, ठीक करवा के फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा करके जाएंगे इसका आउटलेट को पूरा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कुछ चीजें थी यहाँ पे, जैसे आपका जो मॉड्यूल आउटलेट था, आउटलेट को बोलते हैं। इसमें आपके गिव्स 3 टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, गिव मॉड्यूल्स, खन्ना मॉड्यूल्स एंड फुट्टे मॉड्यूल्स। उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हाँ जो क्लास है वो अब आपकी जो क्लास है वो 8:30 होगी। सस्ता वाला ऐप है क्या सर? नहीं, सस्ते वाला ऐप नहीं है, ऐप तो महंगे वाला ही है, बट हो जाती दिक्कत क्योंकि जब आपका ट्रैफिक ज्यादा आता है तो चीजें गलत हो जाती है। 9 बजे क्लास है, 9 बजे की क्लास है आगे। अल्लाह ही मत होगा, सस्ता वाला ऐप नहीं है भाई। 9 बजे क्लास है आपको दूसरी। चलो एक मिनट, मैं दूसरा दूसरा लैपटॉप लाता हूँ, एक मिनट। 9 बजे से कर लो सर आप, बहुत टाइम हो जाएगा तो पूरा 1.5 घंटा बचेगा, सस्ता या महंगा पढ़ाई हो रही है ना। चलो एक मिनट जाओ, मैं आप दूसरा लैपटॉप लेकर, आप समझ लेना हो जाएगी। हाल लिख रहे हैं कमेंट आपके, 2 मिनट वेट कर लो, नहीं करो पता जल्दी, या 9 बजे करो क्लास। आप कुछ बोलेंगे नहीं, वेट कर लेते। चलो हो गई ये बात, कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, हम डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स की बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि जैसे हम डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले पढ़ाया था, मैं आपको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपके डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल आउटलेट होते हैं। पहले आउटलेट होता क्या है? आउटलेट का मतलब कि आउटलेट तो ये होता है कि कैनल आउटलेट इज अ डिवाइस थ्रू व्हिच द वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल टू द वाटर कोर्स। मतलब क्या है? जो पानी आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, मतलब क्या है? जो मान लो ये आपका मेन कैनल था, मेन वियर था, वहां से पेरेंट चैनल था, इट इज योर पेरेंट चैनल। उस पेरेंट चैनल से आपने पानी को पास कराया, वो पानी आपका डिस्ट्रीब्यूटर में गया, और उस डिस्ट्रीब्यूटर से जो पानी जाएगा वो आपका जाएगा वाटर कोर्स में। तो जब पानी वाटर कोर्स में जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उस पानी को जाने का तरीका या उसको रिलीज करने का डिवाइस वो क्या होती है? वो आपके कैनल आउटलेट होती है। अब कैनल आउटलेट का डिफरेंट टाइप की होती है, नॉन मोडल आउटलेट होता है और आपका सेमी मोडल होता है और आपका मोडल होता है। जो आपका नॉन मोडल आउटलेट होता है उसका मतलब ये होता है कि जो पानी पास कर रहा है आपका, उसमें जो पानी का हेड है, जो पानी का हेड आपके डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पे है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पे पानी का हेड रहेगा, और जो आपके वाटर कोर्स पे पानी का हेड रहेगा, मतलब क्या उन दोनों के हेड पे डिपेंड करता है, उन दोनों के हेड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनमें क्या होगा? उनमें आपके पानी का हेड का
पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज वाटर हेड। और इस वाले केस में तो सेकंड हम बात करेंगे जो आपका होता है सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, इज दिस चार्ज द आउटलेट डिपेंड्स ऑन द वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। पढ़ लो सब्जेक्ट थोड़े से ऐसे हैं ये वाले उन्हें पढ़ लो से, तो प्लीज आपको दिक्कत होने वाली है काम, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनमें मजा आता है क्योंकि उनमें क्या उनको चीज याद करने वाली नहीं होती, उनको सीधा फॉर्मूला लगाओ और रिवाइज करो, ये चीज आपको बहुत याद करनी पड़ेगी। तो क्या है आपको सेमी मॉड्यूलर आउटलेट कौन से होते हैं जिसमें आपका जो डिस्चार्ज है वो डिपेंड डिस्ट्रीब्यूट आउटलेट डिपेंड ऑन द वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट चैनल बट इट्स नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल। तो मतलब क्या है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट चैनल का जो हेड है उस पर डिपेंड करेगा और यहाँ पे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आपका सेमी मॉड्यूलर होता है। जो आपके मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं वो आउटलेट होते हैं जिसपे जो आपका डिस्चार्ज है जो हेड है इट इज इंडिपेंडेंट है। मॉड्यूलर आउटलेट जो हेड रहेगा वो आपके वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं करेगा, ना कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग पे और ना ही आपके वाटर फोर्स पे। विद इन द रीजनेबल वर्किंग लिमिट दिस टाइप ऑफ आउटलेट मे और नॉट बी इक्वल टू द मूविंग पार्ट्स। अब तो कैसे को डिस्क्राइब करते हैं आपको दिखाता हूं। जब आपके टाइप्स ऑफ रिजिड मॉड्यूल की बात करते हैं तो उसमें आपका गिब्स मॉड्यूल होता है। वो गिब्स मॉड्यूल क्या बताता है? गिब्स मॉड्यूल को डिजाइन किया था वो आपका एएस गिब्स ने किया था जो पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। इनका जो डिस्चार्ज वेरिएशन था वो इतना था और लोअर वैल्यू ऑफ वैल्यू थी वो इतना था क्यूसेक इज क्यूसेक एंड फॉर हाई वैल्यू ऑफ क्यू डिस्कस सकते हो तो ब्रेक मैसनरी। ये बात आपको पढ़ने के लिए नाम बताना चाहिए, नाम कौन से हैं जो टाइप ऑफ रिजिड मॉड्यूल्स हैं उनके नाम क्या हैं। अब यदि आपने ये पढ़ लिए तो आपको कुछ चीजें आपको पढ़ा दो, ध्यान सुनिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैं पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बताना चाहिए और काम बताना चाहिए। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब हम आपके कैनाल का रेगुलेशन वर्क करते हैं, कैनाल रेगुलेशन वर्क करते हैं तो उस वाले केस में आपके डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट होंगे? जब मैं बात करता हूं कि मान लो कि मुझे अपने मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस को चेक करना है, चाहे मेरा मॉड्यूल कोई भी हो, मान लो मेरा नॉन मॉड्यूल्स हो, तो मेरा सेमी मॉड्यूल्स हो, मेरा जिन मॉड्यूल्स हो, मुझे अपने मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस को चेक करना है। मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो मुझे डिफरेंट टाइप के जो क्राइटेरिया है उसको टेक इनटू अकाउंट करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट जो हम बात करते हैं वो आपका होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या होता है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी होता है। यदि मैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, ओके अब तो क्या करेंगे जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट आउटलेट। जो मैं आउटलेट की बात कर रहा हूं मतलब मैं वाटर फोर्स की बात कर रहा हूं, एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज एट डिस्ट्रीब्यूटरी। इन दोनों रेशो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रेशो होता है या फिर कुछ आता है, इन दोनों रेशो होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। कि भाई पानी का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो आपके आउटलेट पे गया वाटर कोर्स पे गया और जो आपके रेट ऑफ चेंज का आपका डिस्ट्रीब्यूटर पे गया उनका जो रेशो होता है उसको हम आपका बोल देते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हुई तो इन पे हम आपके डिस्क्राइब करते हैं इसको ऐसे, इट इज डी क्यू बाय स्मॉल क्यू एंड इट इज डी कैपिटल क्यू बाय कैपिटल क्यू। हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। अब यदि मैं आपको कुछ चीज बताता हूं कि इसमें हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो यदि मेरा जो कैपिटल एच है वो मेरा हेड है, एच इज अ हेड एक्टिंग ऑन आउटलेट। यदि मेरा जो आउटलेट पे एक्टिंग कर रहा है हेड एच, और स्मॉल जो वाई है वो है मेरा डेप्थ ऑफ वाटर एट डिस्ट्रीब्यूटरी पे जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो मेरा ये है। तो मेरे पास ये हुआ तो इन दिस केसेस यू हैव टू डिस्क्राइब कि क्यों जो स्मॉल क्यों होता है, स्मॉल क्यों वो आपका होता है सी एच की पावर एम, सी एच की पावर एम डिस्क्राइब करते हैं। जबकि जो आपका कैपिटल क्यू होता है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटरी पे रहेगा वो आपका होता है के वाई की पावर एन, जहां पे जो सी और के है वो आपके कोएफिशिएंट्स है और डिस्चार्ज कोएफिशिएंट्स है फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द आउटलेट। तो जब हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लिखते हैं इन दिस केसेस, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब हम इसको लिख देते हैं तो इसका जो फॉर्मूला निकल के वही आता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी को हम एफ से डिस्क्राइब करते हैं वो आपका होता है एफ इक्वल्स टू एम बाय एन, इट इज एम बाय एन इनटू वाई बाय एच। ये भी आप ध्यान रखें। अब क्या होता है इससे हमें पता ही चलता है, इससे हमें पता ही चलता है, ध्यान सुनेंगे कि यदि मेरे एफ की वैल्यू, यदि मेरा एफ इक्वल्स टू 0 हो रहा है, यदि मेरा एफ 0 हो रहा है तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब इसका ये हुआ कि मेरा जो आउटलेट है वो मेरा मॉड्यूलर आउटलेट है। तो मतलब क्या हुआ इस चीज से समझ आया मुझे कि आपका जो आउटलेट का डिस्चार्ज है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी तो आपके एफ वैल्यू 0 जाती है। तो बोलते हैं कि जितने भी आपके मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं उन वाले केस में आपकी एफ वैल्यू 0 जाती है, उसको बोलते हैं कि आपके रिजिड मॉड्यूल है। ठीक है, ये आपके रिजिड मॉड्यूल है। तो जितने भी आपके रिजिड मॉड्यूल पाए जाते हैं उनमें एफ की वैल्यू 0 होती है। और यदि आपके सेमी मॉड्यूल पाए गए, सेमी मॉड्यूल्स पाए गए या फिर आपके नॉन मॉड्यूल्स पाए गए तो वहां पे आपके एफ की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, इट इज अ फ्लेक्सिबल। तो मतलब इस पे डिपेंड करेंगे तो ये आपके आउटलेट पे डिपेंड करेंगे, ये आपके आउटलेट पे डिपेंड करेंगे। आप ध्यान रखें आगे बात में सभी को। तो ये आपका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। और हम आपके जो आउटलेट है कैनाल रेगुलेशन हम करते हैं, रेगुलेशन वर्क में जो आपके आउटलेट है उसको डिस्क्राइब हम इस बेसिस पे करते हैं। तो इस वाले केस में जो आपका एफ रहेगा इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसी टर्म पे हम दूसरे टर्म को लिखते हैं, यहाँ पे आपका नहीं बचा हुआ गैप, चलो गैप यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, जो आपका नोन होगा तो नोन में और सैम में नोन एंड सैम में एक डिफरेंस है। नोन में क्या है कि वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर का डिपेंड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 में आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो आपका मॉड्यूल रहेगा और जो आपका रिजिड रहेगा उसमें आपकी एफ वैल्यू 0 हो जाती है। अब इसी के बिहाफ पे हम दूसरी लिखते हैं, आपका सेकंड होता है आपका जो मैं बी पार्ट लिखूंगा आपका होता है प्रोपोर्शनलिटी। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी। जो आपका प्रोपोर्शनलिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो आउटलेट है वो प्रोपोर्शन कैसे है। मतलब यदि मैं आपसे बात करूं कि डी क्यू बाय क्यू, ये क्या है, ये डी क्यू बाय डी क्यू है, ये आपका आउटलेट का डिस्चार्ज का डिफरेंस रेशो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव के डिस्चार्ज के रेशो के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं कि ये आपका प्रोपोर्शनलिटी होगी। क्या होगा ये आपका प्रोपोर्शनलिटी है। कितना होता है जब आपके एफ की वैल्यू 1 हो जाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसमें हो जाती है, तब आप उसको बोलते हैं कि आपका प्रोपोर्शन हो गया। तो ऐसा हम बोलते हैं कि आउटलेट इज प्रोपोर्शन।
आउटलेट आपका प्रोपोर्शन हो चुका है इन दिस केसेस। अब एक बात तो ध्यान रखेंगे, यदि आपकी f की वैल्यू 1 हो गई है, इफ f इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू m by n, ये मैंने फॉर्म दिखाया था आपको, n इक्वल्स टू y by h हो गया इक्वल्स टू 1, तो मतलब क्या हुआ कि m by n की जो वैल्यू है वो आपके h by y के बराबर हो गई, h by y के बराबर हो गई। तो मतलब मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि आपका जो आउटलेट इंडेक्स है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कि आपका आउटलेट इंडेक्स है, इट इज योर आउटलेट इंडेक्स डिवाइड बाय द चैनल इंडेक्स, चैनल इंडेक्स। तो उनका जो रेशियो रहेगा, यदि m by 1 वैल्यू h by y के बराबर हो गया, तो इन दोनों मिला के हम इनको सेटलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटलिंग बोलते हैं। जब आप ऐसे तो आउटलेट इंडेक्स का रेशियो रहेगा और जो आपकी चैनल इंडेक्स रहेगा उसको हम सेटलिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेटलिंग। बात में सभी को, तो आपको एक कोई आपसे पूछे वर्ड्स में सेटलिंग, आप बोलोगे आउटलेट इंडेक्स का रेशियो, चैनल इंडेक्स का रेशियो, तो आपकी f की वैल्यू 1 होती है, तो हम उसको ऐसा बोलते हैं। आई बस में सभी को, जैसे कि मैं बात करता हूं कि जैसे आपका वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, क्या है? वाइड, यदि आपका वाइड ट्रेपेजोइडल चैनल है, ट्रेपेजोइडल चैनल है, तो इन दिस केसेस आपको कुछ चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। उसमें क्या होता है कि जब आप इनमें क्या करेंगे, इसमें आपको जाता है कि बताओ कि यदि आपका वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है तो उस वाले केस में सेटलिंग कितना होगा। तो जो इस वाले केस में जो आपको दिया होता है q is equal to y की पावर 5/3 दिया होगा, माइनस दिया होगा, तो n की वैल्यू बस 5/3 आ गई, n की वैल्यू बस 5/3 आ गई। अब यदि मैं बात कर रहा हूं कि डिस्चार्ज, ये तो किसका है? ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल की बात हो गई 5/3। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देके समझा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो के पास एक 4 वाइड रेक्टेंगुलर वाइड ट्रेपेजोइडल चैनल है आपके पास, ठीक है, ट्रेपेजोइडल चैनल है, और उसमें जो डिस्चार्ज है इज इक्वल टू y का 5/3 आपको दिया होगा, तो मतलब आपको n की वैल्यू 5/3 दिया होगा। ओके, दूसरा आपको क्या हुआ है, फॉर डिस्चार्ज थ्रो, फॉर डिस्चार्ज थ्रो एन ऑरिफिस आउटलेट, एन ऑरिफिस आउटलेट, और वो आपको दिया हुआ है q, स्मॉल q इज दैट इक्वल टू h की पावर 1/2 दिया हुआ है, तो ये आपका m की वैल्यू आपकी होती है 1/2। तो मैं आपसे पूछूं कि सेट होगा, तो आप बोलोगे सेट इक्वल्स टू m by n होगा, और ये जो m by n है वो आपके h by y के बराबर है, और जो h by y कितना होगा, इट इज 1/2 एंड दिस इज 5/3, तो ये आपकी वैल्यू होगी 0.3। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार कि आप हो जाएगा रेक्टेंगुलर चैनल के केस में इतना हो रहा है, बताओ सेटलिंग कितनी होगी, जब तक आप इस क्वेश्चन को हिला नहीं सकते। चुपचाप पढ़ लो, कोई बहुत तुम्हारा सुन लो, मां बानी लगी पड़ी है, चुपचाप पढ़ाई करो, मफली वही होने दो, जो हो रहा है होने दो, क्लास ओवर हो गया है, क्या नहीं हुआ है क्लास ओवर, चुपचाप पढ़ाई हो रहा है। अब बात करेंगे आपके हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट की। हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट क्या होते हैं? इज फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, जब जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी 1 से बड़ी होगी, तो f इक्वल टू क्या होगा, वो आपका m by n है एंड इज इक्वल n y by h होगा, ठीक है, तो m by n इक्वल टू y by h होगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। तो मतलब क्या हो गया, यदि मैं ऐसा बोलना चाहूं तो मैं पूछता हूं जो सेटलिंग है, जो सेटलिंग है वो क्या होती है, सेटलिंग आपकी होती है m by n, तो सेटलिंग इज लेस देन m by n, क्योंकि जो सेटलिंग होगी वो क्या होगी, वो तो हो जाएगी h by y हो जाएगी, h by y होगी, और जो सेटलिंग है वो आपकी m by n से छोटी है, ये तब होता है। अब माफी होने दो, जो हो रहा है होने दो, ये सब चीज चलती है। अब जो मैं आपका नंबर देता हूं 5 नंबर का, वो है आपका सेंसिटिविटी, इट इज सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी को हम डिस्क्राइब करते हैं एस, वो होता है डेल q by q डिवाइडेड बाय डेल y by ये आपकी होती है सेंसिटिविटी, ठीक है। जो रेशियो रहेगा, जो डिस्चार्ज रेशियो है, जो डेप्थ रेशियो है, उनको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। जो आपने पढ़ा था, जो आप पहले पढ़े थे, उसको आप पढ़े थे फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें आपका डिस्चार्ज का रेशियो था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो वाटर आउटलेट है उसका डिस्चार्ज और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर की डेप्थ है, उस डेप्थ का जो रेशियो है उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। ओके, ये सेंसिटिविटी बोलते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूं, यदि मैं यहाँ पे लिखूं dq by d, आपको पता है dq by q इक्वल्स टू आपका n by y into dy हो जाएगा। ये बात समझ में लिखा मैंने ऐसे, भाई एक्चुअली क्या है कि आपको पता है चीजें, वो क्या पता है आपको कि m by n होता है। m by n कब होता है? n by n कब होता है, जब आप ऐसा बोलते हैं f की फ्लेक्सिबिलिटी वैल्यू आपकी होती है m by n into y by h होती है, into y by h। तो क्या मैं del q by q को n by y into dy लिख सकता? तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज और डेप्थ का रेशियो होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या होगा, एक बार मेरे पास डिस्चार्ज होगा, एक बार मेरे पास q होगा, और मेरा y का डिफरेंस रहेगा, एंड दिस इज dy। तो dy by d इसमें लिख सकता हूं 1 by n dq by q इक्वल्स टू dy by y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m तो आने वाला नहीं है, क्योंकि m तब कब आता, m जब आता जब आपके पास q होता, यहाँ पे q नहीं आएगा। तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, यदि मैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को कैलकुलेट करूं तो dq by q इक्वल्स टू डिवाइड बाय dy by y हो जाएगा। तो यहाँ पे इट इज n by y, यहाँ पे आपका f हो गया, इसको हम सेंसिटिविटी वैसे बोलते हैं, ये आपका f हो गया, दिस इज d2 by q, और ये यदि मैं इस वैल्यू को पुट करूं यहाँ पे dy by d, इट इज स्मॉल q, ये स्मॉल q होगा, इट इज स्मॉल q, इट इज स्मॉल q, स्मॉल q, तो स्मॉल q की जगह मैं लिख सकता हूं n by y into dy अपॉन dy by, ठीक है। ये तो सेंसिटिविटी की इक्वल है सर। मास में देखो इन सब चीजों छोड़ो, यदि आपको समझ नहीं आ रहा, बस समझिए, ये जो सेंसिटिविटी होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है s इक्वल्स टू dq by q इक्वल्स टू dy by y होगी, ठीक बात है, समझाइए सभी कोई बात। अब क्या होगा कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो f होती है, उस फ्लेक्सिबिलिटी में और सेंसिटिविटी में रेशियो होता है, वो रेशियो आपका ये होता है f इक्वल्स टू 1 by n into s आपका रेशियो होता है। मतलब यदि मैं s पूछूं आपसे तो n into f होगा, s की वैल्यू जो होगी वो आपकी n into f होगी, ये आपका रेशियो होता है। मतलब ये मान लो कि आपका जो सेंसिटिविटी, यदि आपसे पूछूं, यदि आपका जो मॉडल आउटलेट है क्या है, यदि आपका जो मॉडल आउटलेट है उसके लिए आपकी s की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सेंसिटिविटी ऑफ आउटलेट की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो 0 होती है, तो s की वैल्यू भी 0,
ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको जाएगा जो मॉडुलर आउटलेट रहेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, तो इट इज दैट वैल्यू की एफ वैल्यू 0 होगी तो एस वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब बात आती है कि ये जो आपके नॉन मॉडुलर आउटलेट है, ये जो आपके नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है, इनके टाइप क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है, उसका बोलते हैं आपका ओपन स्लूज, ओपन स्लूज फ्लेक्सिबिलिटी सैचुरेटेड प्रोसेस देखो से बात। अब दूसरा क्या होता है, बी आपका हो जाएगा सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट। आई पास में देखो, अब क्या होगा कि जो आपके सेमी होते हैं, तो ये ध्यान रखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्या होता है या तो कोई कहानी पढ़ लो या फिर जो बेसिक चीज में लिखा है उसको याद कर लो, वही आपके एग्जाम में काम आ जाएगी, क्योंकि आपका टॉपिक इतना बड़ा हो जाएगा नहीं तो आप चीज याद नहीं कर पाओगे कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपके टाइप होते हैं सेमी के, तो आपके होते हैं फ्री पाइप आउटलेट, इट इज फ्री पाइप आउटलेट, और फिर आपका होता है वेंचुरी फ्लूम्स, वेंचुरी फ्लूम्स, और उसको हम बोलते हैं कैनेडी, कैनेडीज और गेज आउटलेट। देखो इनके ना, इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये होते क्या है और दूसरे इनके एग्जांपल क्या है। जैसे आपके बच्चों की नॉन मॉडल आउटलेट के एग्जांपल क्या है, तो बोलोगे ये आपके ओपन स्लूज होते हैं, जैसे ओपन स्लूज एंड द सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट, जबकि यहाँ पे जो आपके फ्री पाइप आउटलेट होते हैं, ये आपके सेमी टाइप के होते हैं और वेंचुरी फ्लूम्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो ओपन स्लूज है वो सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट है, ये आपके इनलेट और आउटलेट, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूटिव वाटर दोनों पर डिपेंड करेंगे, जबकि ये सिर्फ क्या होता है वाटर पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव डिपेंड करेगा। बस मैं ऐसे देखो, अब फिर आपको आते हैं रिजिड वाले, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, रिजिड मॉडल वाले वो कौन से होते हैं? रिजिड मॉडल वाले आपके होते हैं, फर्स्ट आप लिखते हैं गिब्स, इज अ गिब्स रिजिड मॉडल, is a gift rigid module, and second is खन्ना, सेकंड आपका खन्नास रिजिड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो आपसे पूछा कि जब आपको बोला जाएगा, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, बोला जाएगा आपके क्वेश्चन में कि आपको जाएगा कि भाई साहब जो गिब्स रिजिड मॉड्यूल्स है या गिब्स मॉड्यूल्स हैं, क्या उनमें जो डिस्चार्ज रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड करेगा या वाटर डिपेंड करेगा? आप बोलोगे ना, तो वो वाटर को डिपेंड करेगा ना वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड करेगा, जो ये है ये आपके रिजिड टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं। आगे बात में सभी को, अब बात आती है एक चीज और पूछा था एग्जाम में, जो है वो आपकी ये है कि जो लॉस होते हैं, लॉस ऑफ हेड होते हैं, लॉस ऑफ हेड होते हैं, वो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में ज्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू, ज्यादा होंगे कम होंगे, is less than in a modular